वर्ल्ड में कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है ना कि बहुत मैं इस फैक्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कौन से पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो सबको पता होनी चाहिए और कौन सी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम इग्नोर करके भी जी सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैथ्स में बहुत बुरा था, ठीक है, और जब भी मेरे को स्कूल में बोला जाता था कि मैथ्स में तुम बुरे हो तो तुम ज़िंदगी में फ़ेल हो जाओगे टाइप्स, तो मेरे दिमाग में ये आता था कि टिल द टाइम आई हैव एक्सेस टू अ कैलकुलेटर मेरे को मैथ्स सीखने की क्या ज़रूरत है, विच होल्ड्स ट्रू ऑल्सो। मैं एक्चुअली लिखने में भी बहुत बुरा था, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी, और कभी कभी वेरी रिसेंटली मैं किसी गवर्नमेंट के किसी फॉर्म को फिल कर रहा था, तो वो मैं हाथ से फिल कर रहा था, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कितने साल हो गए हाथ से किसी चीज़ को फॉर्म को लिखे हुए, और अब वो राइटिंग स्किल भी मैटर नहीं करती। तो व्हाट आर द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो सबको पता होनी चाहिए। फिर एक आर्ग्यूमेंट यहाँ से शुरू होता है कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो सबको पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि क्या होता था प्री 2000 और पोस्ट 2000 के अंदर देख लो, ठीक है, तो प्री 2000 में हम सबको जो पढ़ाया जाता था ना वो सब एक ही बुक से आता था। तो तू रह रहा है महाराष्ट्र में और मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, और भले ही तो ICSE और मैं CBSE हूँ, बट मोस्टली हमारा जो सिलेबस होगा वो सेम होगा। मतलब हम एक एक्स नंबर ऑफ चीज़ें पता होंगी अगर हम पढ़ ले तो, कि मतलब ओके ये पता है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, ठीक है, 47 में ये हुआ था। अब क्या चल रहा है 2022 में, क्या चल रहा है कि मैं वो सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल पहले देता था कि अगर मैं सन 2000 के अंदर फैशन के बारे में पढ़ना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैक्स टू मैक्स सारी फैशन मैगजीन खरीद लूँगा, सारे फैशन के जो आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर में वो पढ़ लूँगा। तो मेरे को अपने 1 महीने के टाइम में मंथली फैशन न्यूज़ कंज्यूम करने के अंदर मैक्सिमम 4 दिन लगेंगे। अगर मैं आज फैशन के बारे में पढ़ना चाहता हूँ तो कल जितना कंटेंट क्रिएट हुआ है एक दिन में, उसको कंज्यूम करने में मेरे को 1 साल लगेगा, और फिर उस 1 साल में और कंटेंट क्रिएट होएगा, राइट? और हर चीज एक्सेसिबल है, हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स। तो व्हाट इज दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एवरीबडी शुड नो? एंड देन कम्स द एजेंडा पार्ट। एजेंडा पार्ट मतलब कि मैं कुछ चाहता हूँ जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, ठीक है, तू कुछ चाहता होगा तो दुनिया को बताना चाहता होगा, ठीक है। मतलब जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बॉम्बे में कैसा स्ट्रगल रहा, यहाँ स्ट्रगल नहीं मतलब क्या लाइफ रही, और तू एक एक्स नंबर ऑफ चीज़ें जो मेरे को बताना चाहता होगा। फिर ये मैटर करेगा कि हम दोनों की रीच किसकी ज़्यादा है, या हम किसको ज़्यादा बताना चाहते हैं, या व्हाटएवर, राइट? तो मेरे को इस बात से बहुत ज़्यादा टच हुआ कि बहुत सारी नई हिंदी स्पीकिंग जनरेशन जी इज़ यूजुअली पीपल हु आर अंडर 25 राइट नाउ, उनको स्टीव जॉब्स के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, ठीक है। और एक ऐसा स्टीव जॉब्स एक ऐसा आदमी नहीं था जो सन 1940 में आया था, ही डाइड इन 2011, राइट? तो और 2011 मतलब वो है ना, वो एक पर्टिकुलर वो है कि लाइक पूरे वर्ल्ड का 98% डेटा लास्ट 2 साल में क्रिएट हुआ है। तो किसी की गलती भी नहीं है, किसी की गलती नहीं है अगर वो स्टीव जॉब्स की कहानियां नहीं जानते, राइट? बट मैं खुद के साथ कैसे जी लूँ अगर मैं लोगों को ना बताऊं? तो ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, सही बात, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसका पर्सपेक्टिव और इन्फॉर्मेशन आगे जाए। और मैं ये चाहता हूँ, मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, राउंड टू हेल, उसके 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और वो इतना गंदा कंटेंट डालते हैं, ऐसे जो होता है ना वो बिल्कुल चीप हिंदी जोक्स और बहुत गंदा कंटेंट। तो इफ गुड आइडियाज विल नॉट टेक ओवर, देन बैड आइडियाज विल टेक ओवर। So somebody will have to come and show up and talk about Steve Jobs and explain the world that why he mattered. Right. And how 7 billion people right now are affected by the work that he did in the last 4 years of his life.
तो मैं हूँ यहाँ पे, पूछो। हमारे 3 गुरु हैं, तीसरे गुरु का नाम स्टीव जॉब्स था। कभी मिले तो नहीं आए। प्लान किया था कभी? हाँ, कभी प्लान किया था आपने? अरे बहुत यार मिलना तो घंटा कोई प्लान कर सकता था। बेसिकली क्या हुआ कि मैं एक ना, मैं बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं ना कॉलेज से निकला, मैंने पढ़ा फाइनेंस है, करता मैं मार्केटिंग हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया के सारे डिसीजन चूतिया टाइप ही लिए हैं। तो मैंने कहा मार्केटिंग तो आती है, फाइनेंस पढ़ लेते हैं। तो एंड दिस इज 2010, तो स्टार्टअप्स वर नॉट कूल। People who used to fail in startups people who used to fail in life used to go to startups. तो मैं 2010 के बाद मैं एक स्टार्टअप में गया। फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा ना काफ़ी अपसेट सा लगता था मेरा मन कि मेरे सारे दोस्त ना MNC में काम कर रहे हैं, उनके रेज्यूमे के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम है। तो 2010-11 में ये वैल्यू होता था कि मतलब तुम मैकेंजी में काम करते हो या अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करते हो या किस में काम करते हो, बिग 4 है, EY है। मेरा काफ़ी जगह ऐसा मेरे को जॉब नहीं मिला था। बट 7-8 महीने बाद एक स्टार्टअप में काम करने के बाद मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिली और मैं एक कॉर्पोरेट फाइनेंशियल हाउस में चला गया, KPO में, नाम नहीं बताऊंगा, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग KPO में। पहले दिन वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद जो मेरी मैनेजर थी वो CA रैंक 5 SRCC ये वो थी। और पहले दिन ट्रेनिंग के बाद मेरे को लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने अपनी लाइफ के साथ कर लिया कांड, क्योंकि यहाँ तो मैं 1 घंटा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो क्या होता था, वो ट्रेनिंग चलती थी और मैं स्टीव जॉब्स की वीडियोस देखता था यूट्यूब पे। अच्छा। और वैसे मैंने अपने वन ऑफ माय बैड डिसीजंस ऑफ लाइफ और ख़ुद को क्या बोल रहे हैं, अब भेड़ जमाने की भेड़ चाल में हम भी MNC में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो हो गया था एंड आई कुडंट लीव। मैं ऐसा नहीं था कि कल जाके रिज़ाइन कर दूँ। अच्छा। मैं उठ के रिज़ाइन नहीं कर सकता था क्योंकि किसी के रिकमेंडेशन से आया था। तो मेरे को वहाँ 3 महीना रुकना था। तो वो 3 महीना मैंने सिर्फ स्टीव जॉब्स की वीडियोस देखी। और स्टीव जॉब्स में बहुत इंटरेस्टिंग वो है कि उसने अपनी लाइफ के इनिशियल करियर में तो थोड़ा बहुत कंटेंट बनाया, फिर वो जब एप्पल से आउट हुआ, फिर एप्पल में वापस आया, तो उसने कंटेंट बनाना बंद कर दिया, लोगों को अपने बारे में बताना बंद कर दिया, और वो सिर्फ साल में कीनोट देता था। द वर्ड कीनोट हैज़ कम फ्रॉम देयर। ओके। जो ये आज आप देखते हो सुंदर पिचाई स्टेज पे जाके बोल रहा है, आप देखते हो MI के लोग वाले स्टेज पे जाके बोल रहे हैं, सैमसंग वाले स्टेज पे जाके बोल रहे हैं, मुकेश अंबानी जियो का स्टेज पे जाके बोल रहा है, ये सब जेनेसिस स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशन होती थी, क्योंकि दुनिया में एक ही बंदा था जो एक्चुअली प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए स्टेज पे जाके प्रेजेंटेशन देता था। उसको बोलते थे कीनोट। तो उस टाइम पे कोई नहीं ये करता था, ये सब उसकी कॉपी है। उस टाइम पे कोई नहीं करता था। इट डिडंट सीम लाइक अ लॉजिकल आइडिया कि तुम्हें जाके फ़ोन नॉर्मल जनता को बेचना है करके। तो मेरा ये इच्छा थी कि मैं वो कीनोट अटेंड करने जाऊँ, विच इज़ द ओनली, इट हैपन्स वंस इन अ ईयर। WWDC, वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस होती थी एप्पल की, आज अभी भी होती है। 1 बार या 2 बार होता था। बट या ही डाइड एट relatively young age, but not young, मतलब he was 56, but मतलब मैं तो इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि स्टीव जॉब्स के आइडियाज़ इम्प्लीमेंट होने तो एक्चुअली इसके मरने से सिर्फ 11 साल पहले शुरू हुए थे। एक बार मैं लिंकन की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, दैट चेंज्ड माई लाइफ। और अगर तुम लिंकन की डॉक्यूमेंट्री देखो या लिंकन की लाइफ को समझो ना, तो ये तो माना जाता है कि उसने स्लेवरी के खिलाफ स्टैंड लिया था। ही हैड साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन कि भाई कोई भी स्लेव नहीं रह सकता। लेकिन अगर तुम उसकी डे टू डे पॉलिटिक्स देखो ना, तो उसने बहुत सारे एंटी ब्लैक कमेंट्स किए थे। और उस टाइम के पॉलिटिक्स को समझते हुए उसने स्लेवरी के अगेंस्ट स्टैंड ऐसे जस्टिफाई किया था कि जिनके पास स्लेव्स हैं उन लोगों के पास, उन वाइट लोगों के पास ज़्यादा पावर है उन वाइट लोगों के ऊपर जिनके पास स्लेव्स नहीं है। तो अगर Lincoln died 1 month after the Civil War ended, and it is also contributed कि historical figure की death कब होती है तब उसकी legacy बहुत मैटर करती है। तो अगर लिंकन की लाइफ को समझो ढंग से, तो उसको आप ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते।
बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उस टाइम के सर्कमस्टांसिस में किसी को खड़े होके किसी ने स्टैंड लिया स्लेवरी के खिलाफ. बट आज बोलो, उसने तो एंटी ब्लैक स्टेटमेंट्स भी दी थी. लिंकन ने एक विलेज पे एक एग्जाम्पल सेट करना था, उसने 80 या 90 नेटिव अमेरिकन्स को मार के लटका दिया था. अच्छा. पब्लिक थिएट्रिकल बनाया था ये, राइट. अब वो भी उसकी लेगेसी में है. तो इवन फॉर स्टीव जॉब्स अगर देखो तो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में यहाँ पे हुई कि द वर्ल्ड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इतना उसके रास्ते में आया, राइट, कि वो एडजस्ट नहीं कर पाया. एंड बाय द एज वो एडजस्ट करना शुरू किया वर्ल्ड से, और लोगों ने उसकी मतलब हाउ डू आई से मतलब अ जीनियस, जब जैसे टेस्ला एक जीनियस है जो सारी ज़िंदगी भागता रहा इधर से उधर ना, मतलब वर्ल्ड में इनके लिए जीना मुश्किल होता है इन लोगों के लिए. तो स्टीव जॉब्स जब तक वर्ल्ड के साथ एडजस्ट कर पाए, जब तक वो वर्ल्ड उसके हिसाब से चलना शुरू हुआ, तो आई थिंक लास्ट के 10-11 साल he got the full potential of doing whatever fuck he wants and did whatever fuck he wants. Very hard. So you cannot look at Vincent Van Gogh without knowing कि उसका mental health problem क्या थी. You cannot look at Lincoln without knowing कि उस टाइम पे local geopolitics क्या चल रही थी. And you cannot look Steve Jobs by saying कि वो सिर्फ एक जीनियस था. नहीं, वो एक जीनियस था जो वर्ल्ड के अंदर अपने टास्क्स को एग्जीक्यूट करवा पाया, which is probably the hard part for a genius. Right. Is it a reason that he was a very good person at networking? मतलब networking में बहुत अच्छे थे. नहीं. He had good people around. What do you mean by that? Basically, what I'm wanting to ask is कि what did he use? Authority or influence or negotiation? मतलब what? Everything. Okay. Everything. He was good at everything. That is the problem. बहुत सारे लोग मेरे को बहुत गुस्सा दिलाते हैं जब वो ये कहते हैं कि स्टीव जॉब सिर्फ मार्केटिंग वाला बंदा था. नहीं, वो सिर्फ मार्केटिंग वाला बंदा नहीं था. ठीक है, पहली बात तो वो इंजीनियर नहीं था, उसका दोस्त इंजीनियर था, स्टीव वॉज़नियाक. दूसरी बात ये कि वो विजन को एग्जीक्यूट करने में जो पेनफुल प्रोसेस होता है, ही वॉज रेडी टू ट्रैवल दैट. ठीक है. 2008 के स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स के इंटरव्यू में स्टीव जॉब्स को पूछा गया कि बिल गेट्स के बारे में एक बात बता जो कि रेलेवेंट है. तो उसने बोला कि बिल गेट्स में एबिलिटी है लोगों के साथ कोऑपरेटिवली काम करने की, मैंने वो बहुत बाद में सीखी है. हाँ. और फिर बिल गेट्स ने बोला कि स्टीव जॉब्स के पास विजन है. तो हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ बैटल, राइट, कि मतलब विजन को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है. जैसे मेरे को लोग आगे कहते हैं हर रोज़ कि अभिनव कोई बिजनेस आइडिया बता. मैं कहता हूँ सबसे बढ़िया बिजनेस आइडिया देता हूँ, ठीक है, उड़ने वाली गाड़ी बना दे, तू बिलियनर बन जाएगा. विजन होने से कुछ नहीं होता. विजन को एग्जीक्यूट करना, उसके साथ लगे रहना, उसको परसिस्टेंटली सी थ्रू करना, ये पॉइंट है. लेट्स स्टार्ट विद the genesis of this guy. Steve Jobs was adopted. जब वो 17-18 साल का था तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो अडॉप्टेड है. उसको ये बात काफ़ी शॉकिंग लगी और वो अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज भी था. लेकिन फिर भी उसके मन में ये डाउट्स है कि वेदर ही इज़ अनवांटेड एंड व्हाट नॉट. फिर क्या हुआ, आई एम ट्राइंग टू कीप दिस इन हिंदी. तो फिर क्या हुआ कि जिस लड़की ने, सो बेसिकली स्टीव जॉब्स का बायोलॉजिकल फादर एक सीरियन रेफ्यूजी था. और वो कभी कॉलेज में पढ़ रहा था. फिर स्टीव जॉब्स बायोलॉजिकल मदर गॉट प्रेग्नेंट. तो जब स्टीव जॉब्स की बायोलॉजिकल मदर गेव हिम अप फॉर अडॉप्शन, तो उसने पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स जॉब्स फैमिली को दे रहे थे, उनसे बस एक शर्त रखी कि मेक श्योर कि ये बच्चा कॉलेज में जाए. यूएस की कॉलेज एजुकेशन बहुत महंगी होती है, राइट. तो मेक श्योर कि इसकी कॉलेज एजुकेशन तुम अफोर्ड कर सको और ये कॉलेज जाए. तो उन पेरेंट्स ने बोला हाँ. और
जब स्टीव जॉब्स 17-18 साल का हुआ तो ही वेंट टू द कॉलेज कॉल्ड रीड कॉलेज. व्हेन जब उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लगी तो उसको अपने ऊपर सेल्फ डाउट आने लग गया कि वेदर ही इज़ वांटेड इन द वर्ल्ड और नॉट. कि मतलब उसकी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने छोड़ दिया, भले ही उसके जो करंट फैमिली थी वो उसको बहुत प्यार करती थी एंड व्हाट नॉट. पहला काम तो उसने एज एन एडल्ट किया, कॉलेज से रिज़ाइन कर दिया, कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया. इसी बीच दौरान वो इंडिया आ गया. इंडिया घूमा 1 साल. इंडिया में किसी आश्रम में रुका, नैनीताल के पास वो आश्रम है. और उसने वो बुक पढ़ी, जिस बुक का मैंने आया तो वो बुक नहीं पढ़ी. उस बुक का नाम था लाइफ ऑफ अ योगी. स्टीव जॉब्स वॉज नॉट इन टू रीडिंग बुक्स, वो ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता था, बट वो हर साल लाइफ ऑफ अ योगी हर बार पढ़ता था, एक बार. ठीक है. फिर वो इंडिया आ गया. फिर वो इंडिया छोड़ के वापस यूएस गया. और उसने और स्टीव वॉज़नियाक ने मिलके ऐसे 1-2 डिवाइसेस बनाने शुरू कर दिए रैंडम. अच्छा. तो उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था ब्लू बॉक्स. ब्लू बॉक्स क्या करता था, वो इट वॉज एन इलीगल डिवाइस. ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है. इट वॉज एन इलीगल डिवाइस. ब्लू बॉक्स क्या करता था, किसी भी फ़ोन के खंबे से कनेक्ट हो सकता था और तुम इंटरनेशनल कॉल फ्री में कर सकते थे. अच्छा. तो इट यूज टू हैक इनटू द फ़ोन का खंबा एंड यू कुड डू इंटरनेशनल कॉल फ्री में. उसी के बाद देर वॉज सम प्रोडक्ट दैट स्टीव जॉब्स वांटेड टू मेक और उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था. तो अब वो बंदा इतना पैशनेट था तो उसने सोचा मैं क्या करूं. तो किसी ने उसको बोला कि ये प्रोडक्ट ना HP के बंदों के पास है, ह्यूलेट पैकर्ड के पास. HP द कंपनी वॉज वेरी बिग, वॉज वेरी 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 बिग, वॉज एज बिग एज एप्पल इज टूडे FY उस दिनों में. एंड स्टीव जॉब्स डिड द नॉर्मल थिंग दैट ही थॉट वॉज नॉर्मल. उसने फ़ोन बुक उठाया और ह्यूलेट पैकर्ड के ह्यूलेट का नंबर ढूंढा. अच्छा. और वो फ़ोन बुक में लिस्टेड था. और उसने ह्यूलेट को फ़ोन कर दिया और उसको बोला ब्रो मेरे को ये लाइक डिवाइस बनाने का है, तो मेरे को ना तो कुछ ये पार्ट चाहिए करके. तो अब ह्यूलेट इतना बड़ा आदमी था, उसने बोला कि ब्रो तू क्या कौन है तू. तो उसने कहा मैं एक बच्चा हूँ, 17 साल का हूँ, मेरे को ये करने का है. तो ह्यूलेट गॉट वेरी इम्प्रेस्ड और उसने बुला के उसको इंटर्नशिप दे दी और स्टीव जॉब्स ने इंटर्नशिप करी HP में. ओके. अब बताइए दुनिया में किसको पता है बात, किसी को घंटा ये बात नहीं पता. स्टीव जॉब्स ने HP में इंटर्नशिप करी. ठीक है. उस इंटर्नशिप के दौरान जो HP के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने स्टीव जॉब्स को प्रेज भी करा कि ये बहुत लड़का तेज है, और कुछ लोगों ने कंप्लेन भी करा क्योंकि वो नहाता नहीं था और वो ऑफिस आके लोगों से बहस करता था और लड़ता था एंड व्हाट नॉट. और 2 महीना उसने HP में इंटर्नशिप किया. फिर देर वॉज दिस सम क्लब. तब कंप्यूटर्स वर लाइक जैसे आज मतलब आज VR भी नहीं बोल सकते, VR से भी प्री स्टेज ले लो. ठीक है. मतलब ऐसे छोटे मोटे मतलब कंप्यूटर्स IBM के होते थे बड़े बड़े उस टाइम पे. पर्सनल कंप्यूटिंग कोई चीज़ ही नहीं थी. तो होमब्रू कंप्यूटर क्लब में वो जाने लगा स्टीव जॉब्स. वहाँ वो वॉज़नियाक से मिला और वहाँ जाके उसने इन लोगों ने फिर बैठ के एक ऐसा कंप्यूटर बनाने की कोशिश करी जो ये बेच जा सके, विच टर्न्ड आउट टू बी Apple II. So Apple I was just a motherboard, Apple II was a finished product. Right. And that was the first Apple breakthrough product. और फिर फंडिंग उठाई इन लोगों ने, किसी ने फंडिंग ऑफर करी और 3 लोगों ने मिलके एप्पल खोली थी. और स्टीव जॉब्स के इनिशियल पार्ट ऑफ करियर में, जो कि बात एंड तक भी ट्रू है, लेकिन इनिशियल पार्ट ऑफ करियर में यही था कि वो उसकी लोगों से बनती नहीं थी. तो इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ नेटवर्किंग. राइट. बहुत लड़ाइयाँ होती थी. यार हो ही जाता है ना. प्रॉब्लम होती है ना जब तुम्हें क्लियर रास्ता दिख रहा हो, जो आसपास किसी को दिख नहीं रहा, तो तुम्हें गुस्सा तो आएगा ना. राइट. एंड तो आई जस्ट कंप्लीट द लाइफ स्टोरी वेरी क्विकली. तो इन दिस इज द मेन माइलस्टोन. फिर दिस इज 1980s. Apple II शुरू हुआ. Apple गॉट फंडिंग इधर उधर से थोड़ा. स्टीव जॉब्स गॉट फेमस, became a billionaire, Forbes billionaire by 21-22. Then hey, सबसे one of my favorite stories. This is one of the this piece of content
is this story is one of the most important historical stories in the history of corporate, in the history of technology. Xerox हाँ कंपनी थी एक हाँ 1980s में, 81-82 में, और जो हम कहते हैं ना जेरोक्स करा लो, जेरोक्स इज अ कंपनी, राइट और वो जेरोक्स मशीन्स बनाते थे, फोटोकॉपी मशीन्स. तो 1980s में जेरोक्स को पता लगा कि कंप्यूटर्स आर गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड, और हमारा जो पेपर बिजनेस है ये डिजिटल में कन्वर्ट होएगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी. तो जेरोक्स ने खोला जेरोक्स पार्क, PARC, पालो अल्टो रिसर्च सेंटर, ठीक है. और जेरोक्स ने पूरे वर्ल्ड के 50 कंप्यूटर साइंटिस्ट उठाए, उनको तगड़ी सैलरीज दी, ओके उनको पालो अल्टो रिसर्च सेंटर, पालो अल्टो में बुलाया कैलिफोर्निया में, और बोला इन्वेंट करो जो करना का. अच्छा ठीक है. या कंसिडर इट कि जैसे आज गूगल है, तो जो आज गूगल के एम्प्लॉय बेनिफिट्स और स्टॉक्स और जो भी है वो मिलता है ना, कि मतलब गूगल में खाना फ्री, गाड़ी फ्री, ये जेरोक्स ने शुरू किया था पार्क में, PARC में. राइट जेरोक्स पार्क में 50 के आसपास साइंटिस्ट थे. ये साइंटिस्ट लोगों ने चीज़ें इन्वेंट शुरू करी, कंप्यूटर साइंटिस्ट, और मतलब अगर तुम्हें वैसी सहूलियतें मिल जाए तो तुम कुछ भी इन्वेंट करते हो. इन्होंने चीज़ें इन्वेंट करनी शुरू करी. स्टीव जॉब्स थोड़ा सा फेमस हुआ, और स्टीव जॉब्स बहुत कैरिज्मेटिक था. इन इंजीनियर, और ये पैरेलल चल रहा है, पार्क के इंजीनियर्स ने 3-4 रेवोल्यूशनरी चीज़ बनाई. अच्छा पहली चीज़ माउस, ओके दूसरी चीज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. उस टाइम पे कंप्यूटर सिर्फ MS-DOS होते थे, टेक्स्ट होता था, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाज द बिग थिंग. राइट और तीसरी एक और चीज़ थी, आई कांट रिमेंबर ये चीज़ें. प्रॉब्लम क्या हो गई, ये साइंटिस्ट लोग पार्क के पहुंचे जेरोक्स के CEO के पास. दिस 1980s, या सूट बूट, सिविलाइजेशन एक अलग तरीके से चल रही है. जेरोक्स के CEO को गुस्सा आ गया, क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला कि हमने एक चीज़ इन्वेंट करी है और उसका नाम है माउस. जेरोक्स के CEO ने बोला कि हम इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस कंपनी है, हम वर्ल्ड के अंदर ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसका नाम है माउस. तुम दुनिया के सबसे बढ़िया साइंटिस्ट हो और हम माउस बना रहे हैं. तो वो ही गॉट रियली मैड, साइंटिस्ट को मीटिंग से भगाया, और जेरोक्स के CEO को समझ नहीं आ रहा क्या करूं. स्टीव जॉब्स तब फेमस होने लग रहा था, और स्टीव जॉब्स ने जेरोक्स के CEO को कहीं मिला, और CEO ने पार्टी पे, और CEO ने बोला कि देख यार, मेरा तो मतलब ये चल रहा है मेरे दुनिया में, तो मतलब मेरे जो सबसे बढ़िया साइंटिस्ट है उन्होंने तो माउस नाम की चीज़ बनाई है. तो स्टीव जॉब्स ने बोला, अरे कोई टेंशन मत लो, ये कंप्यूटर हम पे छोड़ दो, हमें ना अपने सारी चीज़ों का एक्सेस दे दो. तो अब एवरीबडी वांटेड टू गेट इन गुड बुक्स ऑफ स्टीव जॉब्स. सब चाहते थे कि स्टीव जॉब्स के साथ हमारी दोस्ती हो. तो जेरोक्स की मैनेजमेंट ने स्टीव जॉब्स को बोला कि जा तू रिसर्च सेंटर पे चला जा, और हमारी टीम से तेरे को जो क्वेश्चन पूछने पूछ. भाई साहब, साइंटिस्ट लोगों को पता था कि ये बंदा मतलब कुछ भी कर सकता है, तो वो दे वर नॉट फ्रेंडली. बट वो आया जेरोक्स पार्क में, और उन्होंने इसको माउस दिखाया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिखाया. स्टीव जॉब्स वेंट मैड. स्टीव जॉब्स ने कहा ये फ्यूचर है. और उसने जाके वापस जेरोक्स को बोला कि देखो टैक्टिक देखो, उसने जाके बोला कुछ खास नहीं है काम, तो तुम थोड़े से एप्पल की इक्विटी ले लो, और ये सारी टेक्नोलॉजी हमें दे दो. और जेरोक्स ने वो कर दिया. अच्छा और जेरोक्स पार्क बंद हो गया. और जेरोक्स पार्क बंद होने के बाद पता है उस 50 लोगों में से क्या क्या चीज़ें निकली. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस निकला, माउस निकला, सिलिकॉन चिप्स जो मॉडर्न है वो निकली, अडोबी निकला, अडोबी फोटोशॉप निकला, एक्सेल निकला. ये सारी चीज़ें जेरोक्स से निकली हैं. अच्छा ओके. जेरोक्स पार्क से. ओके. और उस टाइम पे स्टीव जॉब्स ने तो लेजिट डील करी थी, मतलब ही वॉज अ स्मार्ट एज फक बिजनेसमैन ऑल्सो. तो उसने तो लेजिट डील करी. तो ये बना रहे थे एप्पल, इनको चाहिए था कि एप्पल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाए, तो कहीं से नज़र में आया बिल गेट्स. और बिल गेट्स ने कांटेक्ट किया, और बिल गेट्स वहाँ न्यू मैक्सिको में था, एल्बकर्की में. उसने कहा यहाँ ऊपर, और जो उस टाइम पे एप्पल फंड हो रखी थी, एप्पल 2 चल रहा था, एप्पल वॉज 50 टाइम्स बिगर देन माइक्रोसॉफ्ट. फिर बिल गेट्स आया, और बिल गेट्स ने देखा कि ये सब चल रहा है,
तो बिल गेट्स ने स्टीव, तो ये एप्पल मैक बनना शुरू हुआ था, 1985 की बात है ये, मैक बनना शुरू हुआ था। बिल गेट्स ने बिल गेट्स ने स्टीव जॉब्स को कन्विंस कर दिया कि मैं मैकिनटॉश के लिए सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, तुम मेरे को बता दे बस ये माउस कैसे चलता है, GUI कैसे चलता है। तो स्टीव जॉब्स ने बता दिया, वो 3 लोगों को एक्सेस दिया और वहाँ से विंडोज़ बनी। ओके। तो विंडोज़ और मैक दोनों बनाए जेरोक्स ने और कमाया किसी ने नहीं, क्योंकि किसी मैनेजमेंट चूतिए ने बोला हम माउस नहीं बेचेंगे। राइट। इसके बारे में पूरा अगर डिटेल में देखना, आई सजेस्ट अ मूवी, इट्स कॉल्ड पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली। 1998 की मूवी है, जिसमें पूरा दिखाया है कि कैसे एप्पल ने सामान जेरोक्स से उठाया और कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल से उठाया, और बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की रिलेशनशिप क्या थी। और तब ये भी हमारे वर्ल्ड में चल रहा था कि मतलब कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर होंगे या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा, ये वो। वहाँ से ये लाइन आती है, गुड आर्टिस्ट कॉपी ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। ये लाइन लिखी तो पिकासो ने थी, लेकिन स्टीव जॉब्स वहाँ से आता है, गुड आर्टिस्ट कॉपी ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। ओके ओके ओके, राइट। बेसिकली क्या है कि अब टेस्ला है, द वर्ल्ड का मोस्ट प्रोमिनेंट पीस ऑफ टेक राइट नाउ इज अ टेस्ला कार, द बिगेस्ट पीस ऑफ टेक। बट टायर तो ब्रो वो 5000 साल पुराना ही है ना, व्हील की शेप तो चेंज नहीं कर रहे ना। तो टेक्नोलॉजी, अब एंड्रॉयड पूरा, आज मैं सैमसंग यूज़ करता हूँ, एंड्रॉयड आईफोन से बेटर मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि आईफोन को लाइक कॉपी करा। हाँ, एंड्रॉयड ने आईफोन को कॉपी किया, लेकिन मैक ने जेरोक्स पार्क से सामान उठाया, माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल से उठाया। राइट। हम जो आज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम स्टोरीज को रिफर्बिश कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी स्टोरी आगे जाए। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव आगे जाए और ये स्टोरीज आगे जाएं। तो हम भी तो गुड आर्टिस्ट कॉपी ग्रेट आर्टिस्ट स्टील कर रहे हैं, ये सब कोई मैंने भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ा ही है। राइट। तो वहाँ से वो लाइन आती है। सो इट्स अ ग्रेट, इट वुड ऑल्सो रिकमेंड यूट्यूब वीडियो, गुड, ये व्हाट, इट्स अ TEDx वीडियो, जस्ट गूगल टेड गुड आर्टिस्ट कॉपी ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, क्या वीडियो है यार। देन 1984 में मैक लॉन्च होता है। गूगल फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, तो मेन चीज़ थी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस समझ लो भाई सब लोग, पहले कंप्यूटर में सिर्फ टेक्स्ट होता था। आज आप जो आइकन पे क्लिक करते हो वो एक आइकन, एक ग्राफिक है। आज आप जो अपने ऐप के ऊपर टैप कर रहे हो वो बटन एक ग्राफिक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाज द ग्राफिक, कि भाई ह्यूमन ग्राफिकली ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करता है रादर देन जस्ट टेक्स्ट वर्ड्स। तो 1984 में मैक आया, बहुत हाइप के साथ आया, बट उतना नहीं फेमस हुआ, उतना नहीं चला। और स्टीव जॉब्स ने इन्वेस्टर्स को और फंड वालों को समझाने के लिए, और बिकॉज वो इतना ज़्यादा उसके साथ काम करना मुश्किल था, क्योंकि वो प्योर जीनियस था, बहुत गुस्सा करता था, बहुत लड़ाका था, लोगों को फायर करता था, और ये सब के लिए एक प्रॉपर CEO लाए थे। स्टीव जॉब्स खुद ही लाया था CEO। तो जब मैक नहीं चला तो उसके स्टीव जॉब्स के ऊपर ब्लेम डाला गया एक तरीके से, और उसको कंपनी में साइड लाइन कर दिया गया। एंड स्टीव जॉब्स लेफ्ट एप्पल आई थिंक 85 में 86 में, और बाद में स्टीव जॉब्स ने बोला कि उसने रिज़ाइन किया, कि उसे मतलब फोर्स किया निकालने के लिए, बट ही रिज़ाइंड। सारे शेयर बेच दिए सिवाय एक शेयर के, और स्टीव जॉब्स स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड नेक्स्ट, और नेक्स्ट वाज फोकस्ड ऑन हाई एंड कंप्यूटर्स फॉर एजुकेशन। ओके। 1986 में नेक्स्ट शुरू होती है, काफ़ी सारे इंजीनियर्स एप्पल के स्टीव जॉब्स के पीछे आ जाते हैं, और अब उसके पास फंड्स और वो नए तरीके से कंपनी बना रहा है। बट नेक्स्ट भी उतना ज़्यादा वर्ल्ड में हल्ला नहीं करती। मीनवाइल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बिकम्स द एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। राइट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर, जो उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स में सेकंड इन कमांड था, उन लोगों ने जो टैक्टिक्स लगाई है ना ब्रो, वर्ल्ड को टेक ओवर करने की किसी ने नहीं लगाई। मतलब वो सॉफ्टवेयर फ्री में देते थे, फिर माइक जो भी है, हम उसमें नहीं जा रहे अभी, जाना पड़ेगा तो जाएंगे। तो 1986 से 1997 तक स्टीव जॉब्स नेक्स्ट चला रहा था। नेक्स्ट क्या करती थी, $10,000 के मशीन्स बनाती थी बड़े बड़े, ठीक। वो नेक्स्ट कंपनी कभी भी एप्पल जितनी बड़ी नहीं हुई। तो ये बंदा वही
टैलेंट वही, अपने टर्म्स पे कर रहा है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग इन लाइफ कम्स इन वेव्स। या तो तब तक पर्सनल कंप्यूटिंग की वेव के ऊपर एप्पल अपना होल्ड बना चुका था और एप्पल बड़ा बन गया था। तो स्टीव जॉब्स नेक्स्ट कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और मेरे को इतना ज़्यादा मोटिवेशन आता है इस नॉलेज से कि बंदा फोर्ब्स की पेज पे था, बंदा बिलियनर था, बंदा एप्पल का सीईओ था, बंदे ने मैक बनाया, उसके बाद उसने 11 साल नेक्स्ट चलाई, 11 साल स्ट्रगल किया, वो मिलियनर था, उसके पास पैसा था। उसने अपने स्पीच में बोला है कि मेरा रोज़ मन करता था कि मैं भाग जाऊं, कि आई हैव लेट डाउन अदर एंटरप्रेन्योर्स, और मैं फिर भी स्ट्रगल किया, सक्सेसफुल होने के बाद भी स्ट्रगल किया, क्योंकि मेरे को मेरे काम से बहुत प्यार था। और एक कंपनी थी पिक्सार। पिक्सार वॉज अ स्मॉल स्टूडियो। तो जब स्टीव जॉब्स एप्पल छोड़ा, उसने सारे शेयर बेचे, तो मेरे ख्याल से कुछ 300 मिलियन आए थे, मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, 300 मिलियन आए थे। स्टीव जॉब्स को किसी ने बोला पिक्सार करके एक कंपनी है, उन लोगों से मिल लो। तो स्टीव जॉब्स का क्या था ना, ही ऑलवेज वांटेड टू स्टे एट द इंटरसेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी। हमेशा पिक्सार वॉज सम पीपल क्रिएटिंग एनिमेटेड फिल्म्स ऑन कंप्यूटर्स। तो उससे पहले एनिमेटेड फिल्म्स बनती थी हाथ से, डिज्नी आ चुका था, हाथ से बनती थी पुरानी एनिमेटेड फिल्म्स। तो जब पिक्सार देखा स्टीव जॉब्स ने और उसको बहुत पसंद आया, दे वांटेड सम $50 मिलियन टू सर्वाइव, बहुत पैसा लगना था। तो वो काफ़ी नेगोशिएशन हुआ या जो भी है, मतलब डिटेल्स वैल्यू नहीं है, बट उसने फिर पिक्सार में इन्वेस्ट कर दिया, और उसने दोबारा ये गलती नहीं करी कि वो सीईओ ना बने। तो वो सीईओ बना पिक्सार में, और नेक्स्ट में 2 कंपनीज में पैरेलली सीईओ था वो, राइट। एंड पिक्सार इवेंचुअली came out with the first movie Toy Story, right, और पिक्सार perfected the method of storytelling। तो लाइफ में मतलब ठीक है, फिर हम सिर्फ इस पार्ट को भी अगर समझें कि स्टीव जॉब्स बड़ा वोकली बोलता था कि मैं पिक्सार के अंदर मूवी नहीं बना रहा बैठ के, मैं सीईओ हूँ, लेकिन मैं बैठ के मूवी नहीं बना रहा, मूवी कुछ और लोग बना रहे हैं। उसने बाकी लोगों को ड्यू दिया जो भी जो काम करता था, एंड ही मेड श्योर कि पैसा आता रहे और रन होता रहे, इन्वेस्टेड अ लॉट, विच टर्न्ड आउट टू बी, पहली मूवी आई टॉय स्टोरी, फिर दूसरी आई, तीसरी आई, और पिक्सार गॉट सोल्ड टू डिज्नी इन 98-99, और उस स्टीव जॉब्स का मेजर वेल्थ वहाँ से है। ओके, उसका कुछ $6 बिलियन का बिका था, उसका मेजर वेल्थ वहाँ से है, क्योंकि एप्पल का जो वेल्थ था वो तो उसने उसी टाइम पे सारे शेयर बेच दिए थे, और उनसे नेक्स्ट लगा लिया था, और ये कर लिया था, अच्छा, पिक्सार बना दिया था, राइट। अच्छा, फिर पिक्सार डिज्नी को बिक जाती है, एंड एप्पल और डिज्नी का तभी बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। मीनवाइल नेक्स्ट चल रही थी, नाउ नेक्स्ट डिड नॉट सक्सीड, एंड डिड नॉट सक्सीड टू द पॉइंट कि 10,000 का कंप्यूटर आता था। बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इंटरनेट बनाया है टिम बर्नर्ड-ली ने। टिम बर्नर्ड-ली ने इंटरनेट बनाया है नेक्स्ट की मशीन पे। Oh, okay. Interesting. Next machines were very good. Okay. They were as powerful as your high-end Macs right now. Okay. और मतलब डायरेक्टली तो किसी का रोल किसी पे नहीं होता, लेकिन इंटरनेट की शुरुआत नेक्स्ट की मशीन से हुई थी। वो ना मैक से हुई थी, ना विंडोज से हुई थी। और फिर क्या होता है कि एप्पल स्ट्रगल करने लग जाता है। एप्पल के 3 सीईओ चेंज होते हैं, और इस पे अभी हम बाद में आते हैं। फिर 1997 में स्टीव जॉब्स नेक्स्ट एप्पल को बेच देता है। ओके, वन मोर क्रिटिकल थिंग, वन मोर थिंग विच इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ। सब लोग कहते हैं स्टीव जॉब्स ज़िद्दी है, मैं खुद बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पे ये फाइट बहुत ज़्यादा थी कि स्टीव जॉब्स कहता था कि जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो हार्डवेयर कंट्रोल भी करेगा। जैसे कि आपको अगर मैक का ओएस यूज़ करना है तो आपको एप्पल की मशीन ही लेनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा डिबेट था। वर्सेस विंडोज़ कहता था कि हार्डवेयर कोई भी बनाए, सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे। तो विंडोज़ टुक ओवर।
जब नेक्स्ट स्ट्रगल कर रहा था, लास्ट के 2 इयर्स में स्टीव जॉब्स ने हार्डवेयर बनाना भी बंद कर दिया था. अच्छा. मतलब उस बंदे ने जितना लाइफ ने उसको तंग किया, वो उतना तंग होते भी रोज सुबह उठ के काम करने आता था. उसने वो अपनी फंडामेंटल चीज़ भी छोड़ दी कि हार्डवेयर के बनाने के पैसा नहीं है, तो मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाता हूँ. और लास्ट के 2 इयर्स नेक्स्ट वॉज ओनली मेकिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्पल वॉज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड. और एप्पल का जो ओएस था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो बहुत पुराना हो गया था. तो स्टीव जॉब्स ने एप्पल ने नेक्स्ट को अक्वायर किया $550 मिलियन में 99 में. और वो सॉफ्टवेयर जाके बना मैक ओएस 10. तो जो मैक ओएस 10 है भाई साहब आपका, वो नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर था जो स्टीव जॉब्स ने बनाया था. और फिर आज तक मैक ओएस 10 चल रहा है. मैक ओएस 10 वहाँ से आया है. अच्छा. एप्पल को सॉफ्टवेयर खरीदना था. ओके. 1997 नेक्स्ट को चलते हुए 10 साल हो गए हैं. हाँ. पिक्सार पैरेलली चल रहा है. स्टीव जॉब्स 2 जगह सीईओ है. ऑब्वियसली नेक्स्ट कुछ तो अच्छा कर रहा है जो वर्ल्ड में नाम जा रहा है. और ऑब्वियसली सारी दुनिया ये देख सकती है कि एप्पल में पिछले 10 साल में जब से स्टीव जॉब्स गया, एप्पल ख़त्म हो गई है. एप्पल वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग. मेरे ख्याल से कुछ मार्केट शेयर 3% था एप्पल के, और एप्पल के 2-3 प्रोडक्ट्स थे और 3% मार्केट शेयर था. तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जिस टाइम पे वर्ल्ड में राइज कर रहे थे सिलिकॉन वैली में, एक तीसरा बंदा भी राइज कर रहा था, इसका नाम था लैरी एलिसन. लैरी एलिसन ओरेकल का फाउंडर है. अभी उसके पास कुछ $80 बिलियन है और बहुत अग्रेसिव बंदा है. बट वो कभी भी उतना फेमस नहीं हुआ जितने ये दोनों फेमस हुए, क्योंकि वो B2B सॉफ्टवेयर करता है. तो ओरेकल आपके सारे मतलब बहुत सारे ओरेकल सर्विसेज हैं, काफ़ी लोग जानते हैं ओरेकल के बारे में, लेकिन जनता नहीं जानती. लेकिन अगर जनता को समझाना हो तो जो वो मैकडोनल्ड्स के अंदर मशीन आपको प्रिंट स्लिप करती है, वो ओरेकल का सॉफ्टवेयर होता है. और ओरेकल अच्छा चल रही थी. और लैरी एलिसन और स्टीव जॉब्स बेस्ट फ्रेंड्स थे. और उस टाइम पे ओरेकल के लैरी एलिसन के पास $30 बिलियन था. तो ये स्टोरी लैरी एलिसन ने सुनाई है स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद. तो क्या हुआ कि 1997 में एप्पल स्ट्रगल कर रही है मैसिवली. बट एप्पल इज़ अ बिग कंपनी. स्ट्रगल कर रही है मैसिवली. 3% मार्केट शेयर है. बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा वर्ल्ड तोड़ दिया है. पर्सनल कंप्यूटिंग आ गई है. फाइनली बिल गेट्स ने मार्केटिंग करनी सीख ली. ठीक है, तो ये सब चल रहा है. और स्टीव जॉब्स अपनी नेक्स्ट की स्ट्रगल कर रहा है. तो एप्पल का शेयर कुछ $5 या $6 का हुआ. तो लैरी एलिसन और स्टीव जॉब्स वॉक पे गए. स्टीव जॉब्स को ना वॉक पे जाना बहुत पसंद था. तो अगर तुम्हें उससे मीटिंग करनी है और तुम उसके फ्रेंड हो, तो वो घर बुला के कहता था चल वॉक पे चल. तो वो वॉक करते करते बात करते थे. तो ये दोनों वॉक पे गए. तो लैरी एलिसन ने बोला कि ब्रो, ये लाइक एप्पल तो स्ट्रगल कर रही है, $6-7 पे शेयर है, तेरे पास नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर है, तेरे पास पूरा प्लान है, तो मैं पूरी एप्पल ख़रीद लेता हूँ और तेरे को सीईओ बना देता हूँ. तो स्टीव जॉब्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि तू मेरा दोस्त है और अगर तू एप्पल ख़रीद लेगा तो सबको लगेगा कि मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि तू मेरा दोस्त है. तो उसने कहा फिर क्या प्लान है. उसने कहा प्लान ये है कि हम एप्पल से बात करेंगे, हम नेक्स्ट जो मेरी कंपनी है उसको एप्पल को बेचेंगे, और फिर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाऊंगा और एक एक करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बैठ के कन्विंस करूंगा कि क्यों मैं सही बंदा हूँ सीईओ बनने के लिए, और फिर मैं वापस एप्पल में आऊँगा. तो लैरी एलिसन ने बोला हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन हम पैसे कैसे बनाएंगे. तो अच्छा, उस टाइम पे स्टीव जॉब्स अमीर है, लेकिन जस्ट पुट इन कॉन्टेक्स्ट, स्टीव जॉब्स के पास 300 मिलियन है और लैरी एलिसन के पास 40 बिलियन है. ठीक है. तो स्टीव जॉब्स रुका, उसने लैरी एलिसन की आंखों में देखा और बोला लैरी तेरे को और पैसों की ज़रूरत नहीं है. तो उसने कहा मगर स्टीव, लाइक पैसे तो हम क्यों कर रहे हैं अगर हमें और पैसों की ज़रूरत नहीं है. उसने कहा हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये करना ज़रूरी है और कोई और करेगा नहीं. बट उसने कहा स्टीव, मतलब हम हर चीज़ वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हम रोज़ डिस्कस करते हैं, और पैसा साथ में बन जाए तो क्या फ़र्क बात है. तो स्टीव जॉब्स ने बोला पैसे से इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है, वो होती है मॉरल अथॉरिटी.
अगर मैं तू कंपनी खरीद लेगा और मैं ऐसे ही आ जाऊँगा तो हमारे पास मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी। अगर हम अपनी कंपनी बेच के धीरे धीरे एक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और उस टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फकअप कर रहे थे, इवेंचुअली सारे बोर्ड को फायर करना पड़ा था। ओके, एंड स्टीव जॉब्स कुड सी इट वेरी क्लियरली कि स्टीव जॉब्स कुड सी एवरीथिंग। ऑफ कोर्स, हाँ, वो उसका तो बोलते हैं ना, ये वाज अ बच्चा- मैन हु कुड सी द फ्यूचर। राइट, ये उसकी पहली फेमस लाइन थी कि ये वी कैन सी द फ्यूचर। तो उसने बोला कि ये रास्ता ठीक नहीं है, और अगर ये रास्ता अपनाया जाता, अगर ये रास्ता अपनाया जाता तो आज लैरी एलिसन की नेटवर्थ $700 बिलियन होती। जस्ट FYI, आज जो एप्पल का शेयर है। उसने कहा ये रास्ता ठीक नहीं है। ही टुक द हार्ड वे। कंपनी एक्वायर हुई और स्टीव जॉब्स ने बोला अच्छी बात है, लेकिन मैं CEO नहीं बन रहा। वो सिस्टम के अंदर गया और धीरे 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 उसने एक एक बंदे को एक तरीके से कन्विंस किया, और फिर उसने वो चीज़ करी जो पूरे वर्ल्ड में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उस टाइम पे स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की राइवलरी चल रही थी। उसने वो चीज़ करी जो पूरे वर्ल्ड में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने बिल गेट्स को फ़ोन करा और बोला राइवलरी ख़त्म करो, तुम जीते और हम हारे। अच्छा, और स्टीव जॉब्स ने एक प्रेजेंटेशन करी सारे एप्पल फैंस के सामने, सारे एप्पल एम्प्लॉयज़ के सामने, और उस प्रेजेंटेशन में लाइव फीड के ऊपर बिल गेट्स को बुलाया और बोला अब हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तुम मत करो लड़ाई। मैं सारे एप्पल शेयर होल्डर, एप्पल एम्प्लॉयज़ और एप्पल वालों को बोलना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट जीत गई, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम किसी और को काट के आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बेइज्जती हुई। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने $500 मिलियन एप्पल में इन्वेस्ट किए 97 में, जिस दिन ये प्रेजेंटेशन हुई। ये काम करना, he went against the fanboys, he went against the board, he went against the employees, he went against everybody. ऐसे मॉरल अथॉरिटी कमाई जाती है। बिल गेट्स ने $500 मिलियन इन्वेस्ट किया। बिल गेट्स के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। एक टाइम पे बिल गेट्स वेंडर था एप्पल का, सही बात है। और अब वो जीत गया है। तो स्टीव जॉब्स स्टेज पे आता है, बोलता है ख़त्म करो लड़ाई। इस लड़ाई के चक्कर में और रिपब्लिक के लिए लड़ाई के चक्कर में हमारा कांड हो रहा है। हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे। हमारे एम्प्लॉय सारा दिन बैठ के ये सोचते रहते कि माइक्रोसॉफ्ट जीत गया गेम, माइक्रोसॉफ्ट जीत गया गेम, ठीक है छोड़ दो। और फिर स्टीव जॉब्स ने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को फायर किया। एम्प्लॉयज़ में भी स्पेसिफिकली ये बात पॉइंट आउट करनी चाहिए, उसने काफ़ी मैनेजमेंट के लोगों को फायर किया, इंजीनियर्स को फायर नहीं किया। अच्छा, तो काफ़ी मैनेजमेंट को फायर किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदला। और एक लॉ होता है कि तुम्हें अगर किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे रहना है तो तुम सैलरी तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, और वो सैलरी पे आया $1 सैलरी पे। अच्छा, और उसने एप्पल से अपने सेकंड रन में सैलरी तो नहीं ली, स्टॉक तो डेफिनेटली लिया ही होगा, स्टॉक तो हर कोई लेता है। और फिर वहाँ से दोबारा सेकंड एप्पल की जर्नी शुरू हुई। तो पहले 2-3 साल 98 से लेके 2000 तक एप्पल को स्टेबलाइज करने में लगा। व्हेन स्टीव जॉब्स केम बैक टू एप्पल, 3 महीने में कंपनी मरने वाली थी। कंपनी के पास सिर्फ इतने पैसे थे कि 3 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, उस टाइम पे एप्पल का एक टच डिवाइस था न्यूटन, अच्छा, विच वॉज लाइक निंटेंडो स्विच टुडे, कि मतलब एक फ़ैन बेस है लेकिन छोटा फ़ैन बेस है। उसने उसको डिवाइस को बंद किया, बहुत गाली पड़ी, पूरा फ़ैन बेस गुस्से में आ गया। तो उसने कहा कि नहीं, अभी टच का टाइम नहीं आया। स्टीव जॉब्स ने 2000 में टच डिवाइस एप्पल का बिकता हुआ बंद करवाया है। ओके, न्यूटन बंद किया, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सॉफ्टवेयर वालों को बोर्ड पे लिया, और धीरे 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 चीज़ें बिल्ड करी। और फिर रियलाइज़ किया कि कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में हम कभी भी टेक ओवर नहीं कर सकते, वेव चली गई है ना। मैक के पास 3% वर्ल्ड शेयर है। और आज की तरह नहीं है कि हर बंदा मैक लेके घूम रहा है, ऐसा नहीं था। 3% वर्ल्ड शेयर था, और माइक्रोसॉफ्ट के पास 97 था। तो फिर वन कंट्री दैट अफेक्टेड स्टीव जॉब्स लाइफ अ लॉट, जापान। हर साल जापान जाता था, साल में एक बार जापान गया। वहाँ जाके देखा कि ऑब्वियसली जापान टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहता है। वहाँ जाके देखा कि MP3 डिवाइसेस के अंदर म्यूज़िक डाला जा रहा है, और उसने कहा ये तो काफ़ी अच्छा है।
और हम इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर वापस आया एंड देन दे लॉन्च द आईपॉड। कभी समझना है ना कि एक बहुत बड़ा आदमी अपनी ईगो मार के अपनी कंपनी को बचाने के लिए जिल्लत कैसे सहता है। तो स्टीव जॉब्स की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखो जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रिपोर्टर्स ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने गालियाँ दी हैं उसको अच्छा। कि तू कौन है और तू अपने आप को बड़ा हीरो मानता है, और वो खड़े होकर गाली खाया है। 97 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा। हाँ, और वो ये जब वो बिल गेट्स को बुलाया स्टेज के, टाई अप किया, तब तो मतलब एनी लीडर, मतलब स्टीव जॉब्स ने कहा कि भाई देखो एक बात है भाई, मैं सारा दिन उठ के ये तो नहीं कर सकता ना कि हम सारा दिन माइक्रोसॉफ्ट से लड़ते रहे और मेरे सारे इंजीनियर सोचते रहे कि हम माइक्रोसॉफ्ट से लड़ रहे हैं और वो 97% शेयर पे हैं, हम 3% शेयर पे हैं। ऐसे तो नहीं चल सकता ना। तो ठीक है, फिर बिल गेट्स को बुला के ये कर दिया, आप कौन लड़ेगा, ठीक है, हो गया। देन ही वेंट टू जापान, वहाँ देखा, वहाँ से आईपॉड को लॉन्च हुआ। कभी आईपॉड की लॉन्च की वीडियो देखना, 50-60 लोग आए हैं आईपॉड के लॉन्च पे 2001 में। और ही मेड अ बेटर प्रोडक्ट, ही मेड आईपॉड। फिर 2001 से 2004 तक आईपॉड बिकेम द बिगेस्ट डिवाइस ऑफ द म्यूजिक वर्ल्ड, right? And he did the unmanageable thing also. He convinced people to buy music and not pirate it. पूरी डॉक्यूमेंटेड है, ऑल थिंग्स D5 के अंदर। मैं तुम्हें एग्जैक्ट वीडियो भी बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे उसने पायरेसी से लड़ा और ऑफिशियल डाउनलोडिंग वीडियो सर्विस बनाई, ये और म्यूज़िक सर्विस बनाई। तो 2001 से 2004-05 तक आईपॉड हिट होता गया, आईपॉड बड़ा बन गया, आईपॉड के वर्जन्स आ गए, और आईपॉड के पास 90% मार्केट शेयर था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया जून, जो खत्म हो गया। ठीक है, 2005 में स्टीव जॉब्स को लोगों ने बोला हमें आईपॉड फ़ोन चाहिए, उसने कहा हम फ़ोन कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि हम टाई अप नहीं करते लोगों के साथ, और यूएस के अंदर 4 कैरियर्स हैं और कैरियर्स के साथ टाई अप करना पड़ता है ये वो। बट 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ। तो अगर तुम टाइम देखो, वो बंदा रुका नहीं, उसके पास टाइम नहीं था। मतलब 97 से 2001 एप्पल को नॉर्मल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, 2001 में आईपॉड लॉन्च करो, 2005 तक आईपॉड को वर्ल्ड हिट बनाओ, 2005 में आईफोन पे शुरू काम करो, 2007 में आईफोन लॉन्च करो, फिर उसको वर्ल्ड हिट बनाओ, फिर 2010 में आईपैड लॉन्च करो, और 2011 में उसकी डेथ हो गई। तो 2011 में ही डाइड while struggling with cancer and whatnot. तो या मेरे को नहीं पता कितने लोग ये वीडियो देखेंगे और आज नहीं देखेंगे या बाद में कभी भी देखेंगे, बट ये जितनी भी मैंने स्टोरी सुनाई है ये बहुत कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट में। हाँ, मतलब इससे बहुत डिटेल्ड स्टोरी है। या इट्स लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स। इससे बहुत, हाँ, मतलब पैशन होना और पैशन के बेस पे हर रोज़ काम करना और कन्विक्शन के साथ करना, और फिर उसके रिज़ल्ट को देखना, और फिर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, मैनेज करना, बहुत, मतलब अभी तक जितनी मैंने स्टोरी सुनाई है उससे समझो कि क्या क्या बदला। पर्सनल कंप्यूटिंग पूरा बदला, म्यूज़िक डाउनलोड्स, म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरी बदली, म्यूज़िक कंजम्पशन, ऑडियो डिवाइस, आईपॉड पूरा बदला, फ़ोन पूरे बदले। ठीक है, ये अभी 4, पिक्सार एनिमेटेड फिल्म्स पूरी बदली, सीरियसली पूरी बदली। ये उन ईयर्स के अंदर है जब वो स्ट्रगल नहीं करता, उसके डिवाइस से इंटरनेट बना। ये उन दीज आर स्टोरीज ऑफ द टाइम व्हेन ही वाज नॉट स्ट्रगलिंग। इसके बीच में 11-12 साल का स्ट्रगल है। बीच में पैनक्रियाटिक कैंसर है। स्टीव जॉब्स इतना फोकस्ड आदमी था कि उसको डॉक्टर ने बोला तेरे को पैनक्रियाटिक कैंसर है, और उसने पहला एकदम से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज पैनक्रियाज। उसको ये भी नहीं पता था कि बॉडी में पैनक्रियाज क्या होते हैं। राइट, ठीक है, लिवर ट्रांसप्लांट करवाया। ही वॉज वर्किंग टिल 30 days बिफोर हिज डेथ, एंड आई थिंक ही वॉज वेरी वेल अवेयर कि जाने वाला हूँ।
आपको क्या लगता है कि स्टीव जॉब्स अपने फ्री टाइम में क्या करता होगा, मतलब हम लोग क्या करते हैं? देखो कुछ कुछ हिस्से डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ हाँ। कुछ हिस्से डॉक्यूमेंटेड नहीं है। उसने अपनी बायोग्राफी खुद लिखवाई, हाँ। उसने ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी। वॉल्टर आइजैक्सन को बुलाया, तो वॉल्टर आइजैक्सन को फ़ोन करा उसने 2007 में, और वॉल्टर आइजैक्सन को बोला कि मेरी बायोग्राफी लिख। हम्म। तो वॉल्टर आइजैक्सन ने जवाब दिया कि तेरे को पता मैंने दुनिया में किसकी बायोग्राफी लिखी है? मैंने 2 बंदों की लिखी है, वन वॉज जॉर्ज वॉशिंगटन एंड वन इज़ लिंकन। तो क्या तू सोचता है तू इतना बड़ा है? तो उसने बोला हाँ मैं इतना बड़ा हूँ, तू मैं चाहता हूँ मेरी बायोग्राफी तू लिख। एंड देन 1 साल बाद वॉल्टर, मेरे को पता नहीं वॉल्टर आइजैक्सन ने जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज लिखी, बट ये स्टोरीज मतलब हाँ, सच है, वो नाम नहीं पता मेरे को। अभी भी ट्वीट करता है हाँ कि नहीं, बट मेरे को नाम नहीं पता। बट वॉल्टर आइजैक्सन ने फिर वापस आया और स्टीव जॉब्स की पूरी बायोग्राफी लिखी। राइट, तो सॉरी वो तूने क्वेश्चन क्या पूछा था? कि व्हाट डू यू थिंक ही यूज्ड टू डू इन हिज फ्री टाइम? देखो अंडरस्टैंड इट, जब काम तुम्हारी हॉबी है तो तुम्हारे पास फ्री टाइम नहीं है। मेरे साथ भी ये है, मतलब मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से रिलेट नहीं कर रहा, बट द ओनली थिंग आई एंजॉय इज़ माई वर्क। उसके अलावा हर चीज़ पेन है। वो बाकी तो वो गार्डनिंग करता था स्टीव जॉब्स, इज़ अ वेरी गुड वीडियो। रियल वर्ल्ड में पर्सपेक्टिव तो होता ही है हर चीज़ का, काफ़ी चीज़ों का पर्सपेक्टिव था उसको, काफ़ी चीज़ों का पर्सपेक्टिव था। गार्डनिंग करता था, आर्ट्स में ध्यान देता था, और बुक तो नहीं, बट बेसिकली क्या है कि टुवर्ड्स द लास्ट 10-11 ईयर्स ना, जब ये इनिशियल कांड हुआ तो उसने फिर अपने पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना बहुत कम कर दिया था। बुक से ही तुम डिराइव करते हो, बट तुम एक बात समझो ना, एक बंदा जिसने आईपॉड बनाया, आईफोन बनाया, पर्सनल कंप्यूटर बनाया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया, पिक्सार बनाया, नेक्स्ट कंप्यूटर बनाया, कैंसर से लड़ा, उसके पास कोई पर्सनल टाइम नहीं होगा। राइट, उसके पास में एक वो है। स्टीव जॉब्स ने जब 1980 लेट 80s पैसा वैसा था, जब एप्पल के सारे शेयर बेचे, तो भाई ने एक कैसल खरीद लिया सिलिकॉन वैली के अंदर, कोई पुराना कैसल था। तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि फर्नीचर खरीदा जाए, तो वो कैसल के अंदर ज़मीन पे सोता था चद्दर बिछा के। एंड देयर इज़ अ वेरी फेमस फ़ोटो, उसकी एक फोटोग्राफर फ्रेंड उसकी फ़ोटो लेने आई करके, तो बैठा हुआ है खाली कैसल में। दैट इज़ अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। आपकी वो एप्पल स्टोर्स बनवाए, एप्पल स्टोर्स के अंदर बहुत फोकस किया, बहुत फोकस किया। एप्पल स्टोर्स अपने आप में क्या आइकॉनिक चीज़ है। स्टीव जॉब्स के नाम पे कुछ 150 पेटेंट्स हैं अपने नाम से, मतलब ये नहीं कि उसने किसी और के नाम की किया है। और एक बहुत अजीब पेटेंट है, बहुत लोग गुस्सा खाते हैं, मेरे को तो बहुत फनी लगता है। उसने ग्लास की सीढ़ियाँ पेटेंट कराई हुई हैं। अच्छा, स्टीव जॉब्स के नाम पे पेटेंट है कि ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ ग्लास स्टेयरकेस। ये एप्पल स्टोर बनते के हुआ था। अच्छा, लोग मेरे को कहते हैं इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा। मैंने कहा अगर एक बंदा भी देखे पूरी तब भी वैल्यूएबल है। और द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि एक दिन तो सभी देखेंगे। काम ऐसे हो रहा है ना कि आजकल काम इतना कम हो गया है कि लोगों के पास एक कंटेंट कंजम्पशन बहुत आगे बढ़ गया है, बट किसी भी कहानी को तो पूरे तरीके से बताना पड़ेगा ना। सही बात है। और मेरे को मेरी शक्ल पसंद नहीं, लेकिन तेरी तो शक्ल बहुत अच्छी है और तेरी अकल भी बहुत अच्छी है। तो या जो यहाँ तक देख रहा है वीडियो, थैंक यू। मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कुछ फ़र्क होता होगा, जो किसी को स्टीव जॉब्स बनाता है और किसी को एक रैंडम कंज्यूमर बनाता है कंटेंट का, मीनिंगलेस कंटेंट का। तो नहीं देखो, हम वो है ना, वो चुनी नहीं जगह जहाँ से हम आए, ना चुन पाए वो किताब जिसने सब किस्से समझाए, ना चुन पाए वो ज़माना जिसने सब सपने दिखाए। बचा क्या बोझ उन सपनों का जो किसी और ने हमारे लिए बनाए, और जो अपना नहीं वो सपना नहीं। मैं कहीं पैदा हुआ, मैं किसी से मिला जिसने मेरे को स्टीव जॉब्स के बारे में बोला। लोग कोई अमेरिका में पैदा हुए, स्टीव जॉब्स सैक्रामेंटो में था, सिलिकॉन वैली के पास था, हम सिलिकॉन वैली में नहीं हैं, हम एक अलग एज में। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता कि कोई किसी को किसी को डिफरेंट या बनाता या नहीं बनाता। यू कैन नॉट ब्लेम, हम सब वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टांस। मैं सबसे बढ़िया, मेरे को किसी ने बोला मैं 23 साल का हो गया हूँ तो मैं कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया। मैंने कहा तो 23 साल का तो तू नहीं है। तो उसने कहा ऐसे कैसे, मतलब मैं 23 साल का हूँ। तो मैंने कहा मतलब 12 साल से पहले की कोई मेमोरी बता।
तो कह रहा है याद नहीं। तो मैंने कहा मतलब 12 साल तो तू अपनी लाइफ के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था, तो 23 में से 12 निकाल दे, 11 साल बचे, ठीक है। उस अब 12 से पुबर्टी हिट हुई, 18 तक तो पुबर्टी मैनेज करने में निकल जाती है। 18 तक तो यही समझने में लग जाता है कि भाई किससे बात करें, क्या करें। और तुम एक इंस्टीट्यूशन में होते हो, तुम सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, तो एक इंस्टीट्यूशन में होते हो, उस इंस्टीट्यूशन को बिलीव करना पड़ता है, ट्रस्ट करना। तुम घर में रहते हो, वो एक इंस्टीट्यूशन में होते हो, वो इंस्टीट्यूशन भी तुमने नहीं बनाया, ठीक है। तो 6 साल और निकाल दे, सुबह किसी और इंस्टीट्यूशन में किसी और के बनाए, शाम को किसी और इंस्टीट्यूशन में किसी और के बनाए, निकाल दे 6 साल और बचे कितने, 4 साल। 4 साल हुए तुम्हें अपने आप आए अभी, और अभी तुम्हें प्यार भी मैनेज करना है, कंटेंट भी मैनेज करना है, काम भी मैनेज करना है, और ये वर्ल्ड का प्रेशर भी मैनेज करना है कि मैं इतना बड़ा हो गया और कुछ किया नहीं। राइट, सही बात है। तो कौन किसको, मतलब जो क्वेश्चन तूने पूछा मैंने इसमें बहुत बार सोचा है, और इसका जवाब स्टीव जॉब्स खुद भी दे के गया था। और मतलब इट इज़ अ वेरी वर्ल्ड नोन जवाब, वो परसिस्टेंस है यार। वो परसिस्टेंस है। हम तो अपने केस में ही ले लेते हैं, अगर हम राउंड टू हेल को बोल रहे हैं कि ख़राब है, बट ये मेरा तीसरा फुल लेंथ पॉडकास्ट 2 साल में आया, तो मेरे को भी परसिस्टेंस लानी पड़ेगी अपने अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट करने में कि परसिस्टेंस नहीं है। राइट। और जो सुबह पीपल, डिसीजंस आर मेड बाय पीपल हु शो अप। जो सुबह उठ के काम करता है, डिसीजन तो उसी वही बनते हैं, डिसीजंस तो वहीं से निकलते हैं। तो अगर ये तो एडिसन की लाइन है, ये स्टीव जॉब्स ने भी दोहराई थी कि इन्वेंशन इज़ 1% परस्पिरेशन एंड 99%, इन्वेंशन इज़ 1% इमेजिनेशन एंड 99% परस्पिरेशन। कि 1% तुम, जो तुम्हारा इमेजिनेशन है, और 99% परस्पिरेशन है। मैं वीडियोस बनाता हूँ, एड्स बनाता हूँ फॉर अ लिविंग। मेरी एड्स बहुत चलती हैं इन लास्ट 5-6 ईयर्स। क्या मतलब, अभी 600 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है माई एड्स। तो लोग मेरे को देख के कहते हैं तुम तो वायरल वीडियो बना दोगे। अरे भाई, मैं 1000 कैंपेन में फेल हुआ हूँ तो 50 कैंपेन सक्सेसफुल हुए हैं। तू तो जानता है मैंने कितने कैंपेन किए लाइफ में। मैंने अनपेड कम से कम 1500 कैंपेन करे हैं। वो तो सुबह उठ के अभी मैं एक ऐप बना रहा हूँ, और उसके अंदर एक छोटे छोटे डिसीजन के ऊपर इतना दिमाग लग रहा है। किसी ने आईफोन बना दिया, उस डिसीजन में कितना पेन होगा। एक कहानी सुनो, कहानी के 2 किरदार है, विक गंदोत्रा और स्टीव जॉब्स। विक गंदोत्रा गूगल का बहुत बड़ा एम्प्लॉई, और उसका काम 2006 में था स्टीव जॉब्स के साथ डील करना। 2006 में गूगल बहुत क्लोजली काम कर रहा था एप्पल के साथ, और आईफोन आने वाला था। तो स्टीव जॉब्स की डेथ वाले दिन विक गंदोत्रा ने ये कहानी सुनाई थी। उसने बोला कि जब आईफोन 1 बन रहा था तो संडे का दिन था, और मैं विक गंदोत्रा एक NRI है जो इंडियन डिसेंट से है, और मैं मंदिर में बैठा था। और संडे को मंदिर में 12:30 बजे स्टीव जॉब्स का फ़ोन आया। तो मैं पूजा, ये आरती चल रही थी। तो अब स्टीव जॉब्स का फ़ोन आ रहा है तुम्हें संडे को 12:30 बजे दोपहर को, और तुम बैठे हो मंदिर में। तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, और विक गंदोत्रा थोड़ी टेंशन में आ गया। तो वो बाहर आया, तो उसने स्टीव जॉब्स को मैसेज डाला है, सॉरी आई एम सिटिंग इन अ टेम्पल। तो स्टीव जॉब्स का आगे से रिप्लाई आया, ओ कोई नहीं, जब तू फ्री हो तो मुझे कॉल कर लियो। तो जब पूजा वूजा ख़त्म हुई, विक गंदोत्रा ने स्टीव जॉब्स को फ़ोन करा और बोला कि क्या हुआ संडे को दोपहर को 12:30 बजे। कह रहा है यार, ये जो हम आईफोन के ऊपर गूगल की ऐप डाल रहे हैं ना, इस गूगल की ऐप में जो तुमने आइकन के अंदर गूगल लिखा हुआ है, उसका जो येलो कलर है ना वो ख़राब है। तो वो कहता व्हाट? तो उसने कहा ब्रो, जो गूगल की वेबसाइट के ऊपर येलो कलर है, मेरे को वही येलो कलर चाहिए आईफोन की ऐप के आइकन के अंदर। तो विक गंदोत्रा ने अपनी टीम को फ़ोन किया, और उन्होंने बोला कि हाँ, हमसे गलती से येलो का शेड गलत हो गया है। हो। एंड दिस मेंट कि स्टीव जॉब्स के साथ काम करना कैसा होता है।
कि तुम संडे को 12:30 बजे इस बात की टेंशन ले रहे हो कि इस येलो गलत है, और फिर तुम उस लेवल का बंदा होके येलो चेक कर रहे हो और 12:30 बजे फ़ोन कर रहे हो। तो माइक्रो मैनेजमेंट तो होती है, लेकिन वो इतना पैशन होना चाहिए, मतलब खतरनाक पैशन। और सोच उस टीम का क्या होया होगा जिसने गलत येलो कलर डाल दिया। स्टीव जॉब्स होने कह रहा है कि येलो कलर खराब है। Damn. मतलब आंसर इज परसिस्टेंस। जब तुम व्हेन यू आर कंज्यूम्ड बाय थिंग्स, जैसे मेरे को ना, मैं जैसे मेरे 3 गुरु हैं, मैं ये बोलता हूँ, और बाकी 2 तो पर्सनल लाइफ के हैं, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल है समझाना कि स्टीव जॉब्स मेरे लिए गुरु क्यों है। मतलब ऐसे ये भी हो सकता है कि मेरी लाइफ में एक अलग टाइम पे आया। तो व्हेन ही डाइड तो आई स्टार्टेड लुकिंग कि मैं किसी और को मेंटर बनाऊँ या कुछ ऐसे, या तभी मैंने मार्क ज़करबर्ग देखा, तब मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में देखा, ओबामा को देखा, तो मैं किसी को उस लेवल पे मान नहीं पाया। बट अगर तुम इलॉन मस्क को सुनो तो भले ही, मतलब वो इलॉन मस्क को पूछा कि तूने इलेक्ट्रिक कार क्यों बनाई, तो उसने कहा कोई और बनाता नहीं। राइट, ये आंसर उसने दिया 2010 में जब वो स्ट्रगल कर रहा था। ये आंसर दिया उसने 2014 में। तो इलॉन मस्क को पता था कि या तो मैं इलेक्ट्रिक कार बनाऊंगा या कोई नहीं बनाएगा। एंड बनाने का मतलब ये नहीं है कि इन्वेंट करना, नो। ये सारा वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सारी कहानियां मैं सुना रहा हूँ, अगर मैं इसको अपलोड ना करूँ, पब्लिसाइज ना करूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कुछ भी पेंट करके घर पे रख दूं और उसको कहीं बेचूं ना, उसको कोई मतलब नहीं है। इन लोग, स्टीव जॉब्स ने इन्वेंट नहीं किया, इन्वेंट करके उसको बेच के उसको पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 चीज़ बनाया है। He saw it to the end. हाँ, सॉ इट टू द एंड फॉर सो मैनी थिंग्स। Right. एक बार स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद लैरी एलिसन को किसी ने पूछा था कि स्टीव जॉब्स के ना कपड़े का जो स्टाइल है ना, वो बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मतलब दैट इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू। तुम्हें हाइपर लेवल जीनियस भी होना पड़ेगा, तुम्हें कैंसर से लड़के रोज़ काम भी करना पड़ेगा, तुम्हें फेलियर को मैनेज भी करना पड़ेगा, तुम्हें लोगों को मैनेज भी करना पड़ेगा बिना सैलरी के, फिर सुबह उठ के काम करना पड़ेगा। तो स्टीव जॉब्स बनना आसान नहीं है, राइट। एंड मैं, मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि ये एस्पायर किया जाए, मतलब ये एस्पायर किया जाए कि हमें वो बनना है करके, है ना। मतलब लेकिन हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि परसिस्टेंस, जितना भी तुम, अगर उसको भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कैसे बने स्टीव जॉब्स, तो उसने कहा परसिस्टेंस। जैसे आपकी भी लाइन है ना, लाइक यू से दैट फाइंड व्हाट यू लव एंड लेट इट किल यू। ये मेरी लाइन नहीं है वैसे, आई लव दिस लाइन। या ये लाइन है उसकी, एक रशियन फिलोसोफर है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये फाइंड व्हाट यू लव एंड लेट इट किल यू, पता नहीं लोग थोड़ा ना डार्क वे में लेते हैं कि मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता लग जाए कि एब्सोल्युटली तुम किस चीज़ को प्यार करते हो। When you say find what you love, so I think that is the challenge with the current generation. Basically, like drawing parallel with where we started from, कि there's so much of content overload. कि कोई ये चीज़ बहुत अच्छे से कर रहा है, कोई योगा बहुत सही से कर रहा है, कोई मतलब देखो, एक हर जनरेशन के साथ कोई ना कोई चैलेंज होता है भास्कर। और मेरे को मेरी बहुत इंटरेस्टिंग इसके ऊपर स्टोरी है। मेरे को कॉलेज में किसी ने बोला, स्कूल में किसी ने बोला अभी ना पैशन ढूंढो। मैंने कहा पैशन तो है ही नहीं मेरे में, मतलब किसी चीज़ में पैशनेट नहीं हूँ। तो बोला पैशन ढूंढो, पैशन ढूंढो। तो मैं सीरियसली ये, मतलब मैंने कहा पैशन कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, मैं तो मतलब मैं लिटरली चूतिया आदमी हूँ और लगी ऐसा डम सा बच्चा हूँ। तो मैं गूगल करना शुरू किया। तो मैं गूगल किया बेकिंग, मैं बेकर बनना चाहता था। मैंने केक बनाने सीखे। फिर मैं कहा यार ये किचन वाले काम में तो गर्मी में खड़ा होना पड़ता है, तो आई ड्रॉप दी आइडिया। फिर कुछ दिन बाद मैं पैशन आया फोटोग्राफर बनेगा करके, कि मतलब तो कैमरे वैमरे खरीदे एकदम से शो ऑफ कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूंगा। फिर मैं कहा अरे इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर है और फोटोग्राफी चांस के ऊपर है, मतलब अगर घर के सामने आग लग गई है तो कैमरा क्वालिटी मैटर नहीं करती, जो वहाँ पे खड़ा है वही फोटोग्राफर है। तो मैंने फोटोग्राफी गिव अप कर दी। फिर मैं सोचा मैं राइटर बनूंगा।
तो मैंने राइटिंग के बारे में देखा नॉवल, मैंने कहा मैं कोई बुक तो खुद पढ़ता नहीं हूँ, तो फिर मैंने गूगल किया कि मैं ये करूँगा, मूवी बनाऊँगा, तो फिर वो छोड़ दिया। फिर मैं गूगल किया कि मैं अच्छा डॉक्टर लॉयर मेरा कभी बनने का इंटेंशन नहीं थी, इंस्टीट्यूशन से, तो मैं ना गूगल करने में बहुत अच्छा हो गया। हाँ, तो मेरे को गूगल करना आता था। हाँ, और फिर मेरी मम्मी ने एक दिन बोला, तेरे को पता है लोग गूगल पे वेबसाइट पेजेस को ऊपर रैंक करते हैं और पैसे कमाते हैं। मैंने कहा है इसके भी कोई पैसे देता है? द मोस्ट नॉन टेक पर्सन दुनिया में मेरी मम्मी मेरे को बोल रही है कि मतलब इसके भी पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा ऐसे मेरे को पता है किसी पेज को रैंक ऊपर कैसे करना है, हाँ। मैं तो सारा दिन गूगल ही करता हूँ। और फिर वहाँ से मेरी मार्केटिंग की जर्नी शुरू हुई। तो पैशन ढूंढने का प्रेशर तो बहुत भारी है। सही बात। मेरी कॉलेज में एक टीचर बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो कहती थी कि पैशन ढूंढना बहुत सिंपल है, कि बस तुम ये देखो कि तुम ऐसा कौन सा काम है जिस फ्री में भी करने को रेडी हो, और फिर उसके पैसे चार्ज करने शुरू कर दो। कि मतलब ऐसा कौन सा काम है जो तुम फ्री में करने को रेडी हो, या तुम अपने पास्ट में देखो झांक के कि ऐसा क्या करते हो तुम जो विच इज़ जो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टाइम लेता है, राइट? तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ कंटेंट कंजम्पशन में गया। मेरा कंटेंट कंजम्पशन इतना हैवी रहा है, तो फिर कंटेंट बनाना भी आ ही जाएगा। सही बात है। चैलेंजेस कि हर बात के बारे में अवेयर होना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। लाइक आई हैव तो सिंपथीज विद द जनरेशन दैट इज ग्रोइंग अप। आई डोंट हैव एंग्स्ट और सैडनेस। इट्स अ टफ टाइम। मतलब हम सब अपने लूप्स में इतने फंसे हुए हैं, हम सब एक ही तरीके का कंटेंट देखते हैं, तो जो लोग लूप्स में फंसे हुए हैं उनको किसी ना किसी को तो आके बाहर आके निकालना ही पड़ेगा ना। स्टीव जॉब्स के अंदर ये खास बात बहुत थी। मैक की जो टीम थी, द फर्स्ट टीम दैट क्रिएटेड मैक, इट इज़ अ वेरी फेमस टीम, इट्स कॉल्ड द मैक ओरिजिनल टीम। तो और वो गिग उसके लिए लाइफ, स्टीव जॉब्स की लाइफ में वो गिग काफ़ी ट्रिकी भी था, क्योंकि उसने सीईओ हायर कर लिया था, उसको कंपनी में इंटरनली हेट्रेड मिलनी शुरू हो गई थी, और देन ये जेरोक्स पार्क का इन्होंने चीज़ देखा, इसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड दे आर, उसकी जो भी टीम होगी वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि जैसे एक ये डिबेट था कि मतलब पॉइंटर कैसे चलेगा माउस का, पहला ग्राफिक क्या बनेगा, एंड ऑल ऑफ दैट, और मैक की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए, उसमें फॉन्ट्स क्या होने चाहिए। तो जो ओरिजिनल मैक टीम बनी उसके अंदर इंजीनियर्स कम थे, और स्टीव जॉब्स ने अलग अलग फील्ड से लोग लिए। अच्छा। उसमें कारपेंटर थे, उसमें पेंटर्स थे, टीचर्स थे, पोएट्स थे, और इंजीनियर्स थे, और उन सब लोगों ने कलेक्टिवली मैक डिज़ाइन किया। इंटरेस्टिंग। जो काफ़ी सारे डिसीजन, एंड देयर वेरी फीबल, एंड एक मोटा सा लड़का है, आई रियली लाइक हिम, वो उस टीम में था। तो वो ह्यूमैनिटीज़ के बंदों को एक्चुअल वैल्यू देता था, और वो टीम को इकट्ठा, अभी माई टैग बैग है लिटरली, यहाँ पे मार्केटिंग वाला बंदा जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस से आता है वो कोई नहीं है। हम सारे बंदे अलग अलग जगह से आते हैं, राइट। तो वही लाइक द राइज ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स इज बिकॉज कि लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स ने सुनना ही बंद कर दिया। मतलब कि द लेफ्ट विंग, अच्छा मैं इस सब में नहीं आता, लेकिन जो लेफ्ट विंग कम्युनिकेशन हो रहा है, वो लोग आइडियाज़ को सुनना ही बंद कर दिया है। जब तुम आइडियाज़ को सुनना ही बंद कर दोगे तो तुम अपने लूप में फंस के रह जाओगे ना। Right. उस लूप से तो बाहर निकलना है। एंड इफ people who have good ideas, if they will not spread, then bad ideas will automatically win. Right. जब स्टीव जॉब्स कॉलेज में था, रीड कॉलेज में, और उसने अपने बेटे का नाम भी रीड रखा, REED। तो जब वो रीड कॉलेज में था तो उसने एक सेमेस्टर के बाद जब उसको पता लगा फ़ीस कितनी है, और तब इसका ये अडॉप्शन वाला सीन चल रहा था, तो वो रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया। बट उसके पास कॉलेज का एक्सेस था, तो उसने क्या किया कि उसने जिस भी क्लास में उसका मन करता ना, उस क्लास में जाके बैठ जाता, और वो उस क्लास में जाके उसको जहाँ पे इंटरेस्ट होता वो कंज्यूम करने लग जाता। तो वो ही अटेंडेड अ कैलीग्राफी क्लास। अच्छा। और उसने कैलीग्राफी सीखा कि कैलीग्राफी क्या होता है, कैलीफॉन्ट्स क्या होते हैं। Right. और जब मैक बना, उसकी वो नॉलेज वहाँ काम आई। Right.
fonts में और हाँ, और typography स्टीव में, जॉब्स ने ये कहानी खुद सुनाई अपने स्टैनफोर्ड के speech में में right कि अगर मैंने ड्रॉप आउट होके वो कैलीग्राफी क्लासेस नहीं ली होती अपने कॉलेज में, तो मैक के अंदर डिफरेंट फॉन्ट साइज टाइप्स नहीं होते। अब किसको पता था क्या, मतलब तो जो मन करे वो फॉलो करो, वो कब कहाँ काम आएगा किसको सही क्या बात पता है। कि कहाँ काम आएगा। right where was he living when he was going to read, like was he with family or living, कुछ इसके बारे में याद है सो कुछ? हाँ नहीं मतलब बेसिकली लाइक टिपिकल अमेरिकन फैमिली, हाँ। मूव आउट एट 16-17 right और स्ट्रगल ही कर रहा था। अपनी फैमिली के गराज में ही एप्पल का ऑफिस खुला था। अच्छा बेसिकली क्या है कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, लैरी एलिसन और अगर तुम बाकी बाद की जनरेशन में मार्क ज़करबर्ग को भी देख लो, हाँ ये लोग 16-17 साल की उम्र में स्ट्रगल करना शुरू किया और 21 तक बिलियनर्स बन गए थे। right तो स्टीव जॉब्स को पूछा गया था कि तेरे लिए पैसा इतना मैटर क्यों नहीं करता। उसने कहा क्योंकि शायद मैं पहले ही अमीर हो गया था। हाँ उसने कहा कि मैं शायद अपनी लाइफ के अर्ली स्टेज में ही, मतलब एप्पल वेंट पब्लिक 300-400 मिलियन तो उस टाइम पे कैश आउट हुआ ही था। हाँ तो एप्पल वेंट पब्लिक जब स्टीव जॉब हेल्म पे था, तो उसने कहा कि मेरे को लाइक शुरू में ही कैश की शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, right तो मैं उतनी परवाह नहीं करता। बट अगर पर्सनल अगर मैं बोलूँ कि मैं स्टीव जॉब्स की पूरा अच्छा मैं स्टीव जॉब्स को लेके इतना पैशनेट क्यों हूँ, क्योंकि जो प्रेजेंटेशंस हैं या जो उसके बताने का तरीका है या उसके कन्विंस करने का तरीका है वो इतना इम्पॉर्टेंट है। तो जब तुम्हें कोई भी चीज़ बेचनी है, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि वो बस ये बेच दो, इसके पीछे की कहानी बहुत ज़रूरी है। right तो मैं ये बोलूँ ये चश्मा है, ठीक है, ये 150 रुपये का है, खरीद ले। या मैं तेरे को बोलूँ ये मैंने 5 साल लगाए चश्मा बनाने में, टेस्ट किया इसका साइज़, ये एल्यूमिनियम टेस्ट किया है, ये एल्यूमिनियम यहाँ से बना है, हमने प्लास्टिक भी टेस्ट किया था, प्लास्टिक में ये फॉल्ट है, हमने कांच भी टेस्ट किया था, कांच में ये फॉल्ट है, और उसके बाद मैं तेरे को बेच रहा हूँ ये, तो तू ज़्यादा कन्विंस होएगा। चीज़ वही है। तो स्टीव जॉब्स के जो की नोट्स थे ना, वो कन्विंस करते थे कि कोई भी प्रोडक्ट क्यों है, क्यों हमने आईफोन में टच स्क्रीन ऐसा बनाया जो उंगली से टच हो, क्यों हमें स्टाइलस नहीं चाहिए, क्यों जो बटन्स हैं नीचे वो रियल एस्टेट ले रहे हैं, क्यों स्मार्टफोन्स नहीं हैं, क्यों जो लोग आईपैड कॉपी कर रहे हैं वो आईपैड नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें उसकी प्रेजेंटेशंस में वो बैठ के समझाता था। अच्छा तो अगर तुम वो फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन नहीं समझोगे तब तक तुम प्रोडक्ट खरीदने पे कन्विंस नहीं होते थे। ये जो की नोट होते हैं ना, ये आजकल ये OnePlus लॉन्च हो रहा है, सैमसंग लॉन्च हो रहा है, ये सारे वो कॉपी है उसकी, सारे। तब बिल गेट्स आके नहीं समझाता था कि विंडोज़ में ये क्यों बनाया। राइट। ये मेरा मोटिवेशन भी है वीडियोस बनाने का कि मतलब मेरे नज़रिए से अगर मैं कुछ दुनिया को देखता हूँ तो मेरे एक तरीके से जिम्मेदारी बनती है समझाना। राइट। उसको कोई देखे ना देखे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट डॉक्यूमेंट होना तो ज़रूरी है ना। सही बात। तो इसको बोलते थे रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, RDF। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। RDF, ये वर्ड रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड स्टीव जॉब्स के लिए बना था। अच्छा। ये टर्म बना था कि उसने तो व्हाट डज रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड मीन्स कि रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है ये आदमी। तो अगर तुम सिर्फ स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशन सुनोगे और वो तुम्हें कन्विंस कर देगा कि ये रियलिटी नहीं है, तो उसमें समझाने में इतनी पावर है कि तुम कन्विंस हो जाओगे। इसका विकीपीडिया का पेज पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि व्हाट इज RDF, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। तो ये स्टीव जॉब्स के करियर में इनिशियली उस पर ब्लेम करा था कि ये बंदा कन्विंस करने में इतना बाप है कि अगर तुम इसकी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट सुन लो तो तुम रियलिटी को उसी तरीके से परसीव करते हो जैसे ये तुम्हें परसीव कराना चाहता है। राइट। ये जैसे ये चाहता है, मतलब वही तो उसमें काम था। ही वॉज एबल टू मोटिवेट पीपल टू पुश देयर लिमिट्स, टू पुश देयर लिमिट। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैक वर्जन 1 बन रहा था, ये मैक टीम के अंदर मैक वर्जन 1 बन रहा था। ओके। तो उससे पहले मास प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले नहीं थे। मतलब आज आप जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वैसे मास प्रोड्यूस नहीं थे। 1-2 डिवाइसेस आए थे।
तो मैक की पहली टीम बन रही थी, तो उसने और ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ 32 KB का होता था, 32 KB का ऑपरेटिंग सिस्टम था, 64 KB की मेमोरी थी, ऐसा था उसमें। तो एक जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा था, तो लोड होने में ना 1 मिनट लगता था। अच्छा, उससे पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ये समझना ज़रूरी है। तो लोड होने में 1 मिनट लगता था, तो उसने द इंजीनियर हु वाज वर्किंग ऑन इट, उसने बोला कि ब्रो 1 मिनट लग रहा है कंप्यूटर ऑन होने में, इसको रिड्यूस करके 30 सेकेंड्स कर। तो उसने बोला 1 मिनट भी बहुत फास्ट है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टीव जॉब्स ने आगे से बोला कि ये मशीन ना 10 मिलियन लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, और अगर वो रोज़ ऑन करेंगे और उनका 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, तो ह्यूमैनिटी के अंदर 10 मिलियन मिनट्स का वेस्ट करा रहा है। उसने ये नहीं बोला कि 2,000 रुपये ज़्यादा ले ले। हाँ, राइट। उसने ये मोटिवेशन नहीं करी कि मैं तेरे को बोनस दे दूंगा, हाँ, तो इसको 1 मिनट लोड करा दे। नहीं, सही बात है। उसने कहा कि ब्रो 10 मिलियन लोग ये मशीन यूज़ करेंगे, उनका 1 मिनट वेस्ट हो रहा है, तेरे जिम्मेदारी आएगी कि तूने ह्यूमैनिटी का 1 मिनट वेस्ट किया है, 10 मिलियन मिनट्स वेस्ट करें। सही बात है। ये था उसका पावर। एक बार उसके पास एक आईफोन का मॉडल था, तो टीम गई, और ये मेरे ख्याल से आईफोन 1 था। तो उन्होंने बोला कि ये जिस साइज़ में आप चाह रहे हो इतना छोटा नहीं हो सकता, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं हो सकता है। तो उसने कहा नहीं, आप ये जिस साइज़ में चाह रहे हो उतना छोटा नहीं हो सकता। तो स्टीव जॉब्स ने आईफोन का प्रोटोटाइप लिया, सामने एक्वेरियम में डाल दिया, तो फ़ोन गिरा एक्वेरियम के अंदर, थोड़े बबल्स आए। उसने कहा देखा बबल्स आ रहे हैं? उसने कहा हाँ। कह रहा बबल्स मतलब फ़ोन के अंदर एयर है? कह रहा हाँ। कह रहा फ़ोन में अगर एयर है तो स्पेस भी है। अगर फ़ोन में इतनी जगह है कि बबल्स निकल सकते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं तो स्पेस भी होगी। कह रहा मतलब, तो वो पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड को देखना, एंड टेकिंग बेट्स ऑन राइट पीपल। हाँ। बिफोर वी एंड दिस, द मेन थिंग अबाउट स्टीव जॉब्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो बंदा पलट जाता था। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। वो बंदा पलट जाता था। जब टिम कुक का पहला इंटरव्यू हुआ आफ्टर स्टीव जॉब्स डेथ, और टिम कुक CEO था, तो उसको बोला कि तू क्या, और तूने टिम कुक को CEO स्टीव जॉब्स ने बनाया, और बोला कि तेरे को नरिश किया है स्टीव जॉब्स के, तूने इतना क्लोज करके, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू टेल अबाउट हिम। उसने कहा कि स्टीव जॉब्स पलट जाता था। अच्छा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान ले वो मंडे को आया ऑफिस, और मंडे को बोला कि ये ब्लैक कलर मुझे पसंद है, और वो बंदा कन्विक्शन पे आया स्टीव जॉब्स कि ये ब्लैक कलर मुझे पसंद है, और सामने कोई भी बंदा जो भी मीटिंग में बैठा है, अगर वो उसको डिबेट में कन्विंस कर दे कि नहीं ये ब्लैक का ग्रे होना चाहिए, तो वो कन्विंस हो जाएगा। तो ही वॉज ऑलवेज ड्रिवन बाय आइडियाज। तो वो कन्विंस हो जाएगा, और फिर सबको जाके कन्विंस करेगा कि ये ब्लैक कलर तो बेकार है, ग्रे करो। इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। स्टीव जॉब्स ने 2 साल बोला हम कभी फ़ोन नहीं बनाएंगे, पब्लिकली बोला हम कभी फ़ोन नहीं बनाएंगे, आइडिया ही छोड़ दो, उम्मीद ही छोड़ दो, ठीक है। फिर जब फ़ोन बनने की अपॉर्चुनिटी आई, उसने आईपॉड बनाना बंद कर दिया और फ़ोन बनाना शुरू कर दिया। हाँ। फिर उसको पूछा गया कि क्यों? उसने कहा कि मैं उस टाइम पे ये नहीं देख पा रहा था कि मल्टी टच टेक्नोलॉजी आ सकती है। राइट। किसी ने मल्टी टच टेक्नोलॉजी बनाई, मेरे को दिखाई, तो मेरे को आइडिया आया, और मैं अपना आइडिया फ्लिप कर गया। एंड दिस इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड कि स्टीव जॉब्स को, और उसने खुद भी बोला था कि मैं एक आइडिया ड्रिवन आदमी हूँ। मेरी एलिजेंस सिर्फ एक गुड आइडिया को है। मेरी एलिजेंस, और ऐसा भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि मेरे आइडियाज़ बेस्ट नहीं है। ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है कि मेरे आइडियाज़ बेस्ट नहीं है। हाँ, कॉर्निंग इज़ द कंपनी जो गोरिल्ला ग्लास बनाती है। हाँ। तो कॉर्निंग, ये जब आईफोन बन रहा था, तो उसका जो ग्लास है, वो पहला आईफोन जब बन रहा था, उसका जो ग्लास है वो बहुत स्टर्डी होना था। तो स्टीव जॉब्स को किसी ने, उसने फ़ोन घुमाया दोस्तों को कि ग्लास कौन बनाता है,
तो किसी बंदे ने बोला कि ये ऑस्टन में कॉर्निंग करके एक कंपनी है, वो बनाती है। तो उसने कहा ठीक है। अब तब तक आईपॉड हिट हो गया था, एप्पल वाज डूइंग वेरी वेल। तो स्टीव जॉब्स ने बोला कि ब्रो आजा, कॉर्निंग वाले सीईओ को बोला कि आजा मीटिंग करनी है। तो अब स्टीव जॉब्स मीटिंग में ना इंटीमिडेट करता था, तो बोला देख ग्लास का ऐसे बनता है, ठीक है ना, ग्लास ऐसे बनता है, ये कॉम्पोजिशन होता है, तो ग्लास बनाता है, मेरे को एक स्ट्रॉन्ग ग्लास चाहिए। तो कॉर्निंग का सीईओ खड़ा हुआ और दिस इज़ वेरी फेमस, उसने स्टीव जॉब्स को आगे से बोला कि तेरे को ग्लास के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, ठीक है, और तू मेरी सुन। और फिर उसने पूरा उसको समझाया कि ग्लास ऐसे 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 बनता है, ठीक है, और ये प्रोसेस ऐसे फॉलो होता है, और जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जो तुम बता रहे हो वो नहीं है, सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशन समझना नहीं है, उसका सोल्यूशन है गोरिल्ला ग्लास। तो स्टीव जॉब्स कन्विंस हो गया, वो 1 घंटे में कन्विंस हो गया, राइट। और उस 1 घंटे के बाद उसने $300 मिलियन डाले कॉर्निंग के अंदर। अच्छा, और एप्पल ओन्स अ पार्ट ऑफ कॉर्निंग, और फिर कॉर्निंग ने गोरिल्ला ग्लास बनाना शुरू किया, और आज वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, इट हैज़ 90% शेयर इन मेकिंग ग्लास। तो सैमसंग अगर कॉर्निंग का ग्लास यूज़ करता है, जो कि करता है, राइट, उसके अंदर भी एप्पल प्रॉफिट करता है, क्योंकि उसने देख लिया था। हाँ, तो वो इतना पैशनेटली फ्लिप हो जाता था, इतना पैशनेटली फ्लिप हो जाता था कि बस फ्लिप हो गया। एंड बोलता था मेरे को नहीं पता, तू बता। एक इंटरव्यू चल रहा था, ये बुक में है मेंशन, तो उसको ना डिज़ाइनर बहुत अच्छा लगा एक, तो उसने बोला डिज़ाइनर को कि तू बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ और काम दिखा, हम मतलब मैं पर्सनैलिटी वाइज तू बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कुछ और काम दिखा, तो वो कुछ दिखा नहीं पाया डिज़ाइनर। तो फिर आई थिंक इंटरव्यू ब्रेक हो गया और वो कैफ़े में बैठे थे, तो स्टीव जॉब्स उस बंदे के पास गया और उसने बोला कि तू बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, मैं तेरे को हायर करना चाहता हूँ, तू मेरे को कन्विंस कर कि मैं तेरे को हायर क्यों करूँ। तो उसने कहा कि एक चीज़ दिखाऊँ, उसने दिखाओ कि उसने कहा कि एप्पल का जो नीचे का डॉक है ना, इसके ऊपर अगर तुम होवर करो ना तो ये मैग्नीफाई होना चाहिए, और देखो ये मैंने मैग्नीफिकेशन बनाया है। अच्छा, और स्टीव जॉब्स कन्विंस हो गया और उसने पूरी कंपनी को कन्विंस कर दिया कि ये नया डिज़ाइनर ठीक है, और उसको कब हायर कर लिया, और वो मैग्नीफिकेशन डॉक आज तक चल रहा है। राइट, ही वुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवेयर, या, एंड उसके अंदर ईगो ही नहीं थी हाँ, कि मेरा आइडिया ही जीतेगा, नहीं नहीं नहीं, या, ईगो सिर्फ ये थी कि बेस्ट आइडिया जीतेगा, तो सबके आइडिया सुन लो, सबके आइडिया सुन लो क्या है, राइट, फिर बेस्ट जीतेगा। तो टिम कुक, गूगल टिम कुक टॉकिंग अबाउट स्टीव जॉब्स अबाउट दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि ही एक्सप्लेन्स इट बेटर। टिम कुक कहता कि मैं हर रोज़ आके इस बंदे से मिलता था और मैं बस ये देखता था कि ये बंदा ड्रिवन है गुड आइडिया से, और अगर आज ये बोल रहा है ब्लैक कलर बढ़िया है तो कल ग्रे बोल देगा, अगर किसी ने इसको कन्विंस कर दिया कि ये ग्रे कलर बढ़िया है। राइट, और वही तो ह्यूमन इंजेन्युइटी है, आई थिंक यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे को अमेज़ॉन से एक दिक्कत है, मेरे को अमेज़ॉन से दिक्कत है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करती। तो जब मैं देखता हूँ कि अमेज़ॉन अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करती, तो मैं काफ़ी सारा परसेप्शन बना लेता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर और अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अगर अमेज़ॉन अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करती तो क्या वो मेरे डेटा को अच्छे से ट्रीट करेगी? सही बात है, राइट। राइट, और ये बहुत फेमस था, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ स्टीव जॉब्स ये ना ज़्यादा चैरिटी वैरिटी नहीं करता था। हाँ, तो मेनली एंड बिल गेट्स वॉज गेटिंग फेमस कि मैंने अपना 99% वेल्थ दे दिया है और मैं सारा वेल्थ दे दूंगा। तो 2010 की बात है, मतलब लोग ऐसे आर्टिकल लिखे गए थे कि स्टीव जॉब्स चैरिटी क्यों नहीं करता। तो एक एप्पल की चैरिटी पॉलिसी बनाई गई। उसकी चैरिटी पॉलिसी बड़ी सिंपल है। एप्पल की चैरिटी पॉलिसी पता है क्या है? अगर एप्पल एम्प्लॉई, और एप्पल के बहुत एम्प्लॉयज़ हैं, रिच एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे हैं, किसी भी चैरिटी में कोई भी अमाउंट देता है, एप्पल कंपनी उसका डबल उसी चैरिटी को दे देगी। तो अगर तू एप्पल का एम्प्लॉई हो और तू वाटर प्रिजर्वेशन के लिए $50 देता है, हाँ, तो एप्पल बोलेगा ठीक है 50 हमारी भी तरफ से, हम भास्कर पे इतना ट्रस्ट करते हैं। राइट, ओके, सो रादर देन द कंपनी फिगरिंग आउट राइट, कि हम कौन सी चैरिटी करें, द आइडिया दैट बिकॉज यू हैव द पावर बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ एप्पल, राइट, तेरे पास वो पावर है क्योंकि तू एप्पल का एम्प्लॉई है, और तू $50 देना चाह रहा है, तो कंपनी मैच कर देगी। ओके, राइट, Isn't that a very good way of figuring out problem? मतलब you can,
LGBT राइट्स के लिए चाहिए या वाटर के लिए चाहिए या रोड्स के लिए चाहिए, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ डिसाइड करेंगे, एंड देन एज एन एम्प्लॉय तुम्हारे पास भी एक पावर आ जाती है. Right. सो द आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन और आइडियाज़ का कन्विक्शन एक काफ़ी इनफेमस है, और मेरे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता लेकिन मेरे को स्टोरी एग्जैक्टली पता है. देयर वाज सम टीम इन एप्पल जहाँ पे सेल्स का प्रॉब्लम चल रहा था, तो स्टीव जॉब्स ने पूरी सेल्स टीम को एम्फी थिएटर में बुलाया और बोला कि तुम लोग गलत काम कर रहे हो, और डांटा. और उस टीम की हेड खड़ी हुई और उसने बोला कि भाई हमें मैनेजमेंट से ये प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से सेल्स नहीं हो रही. ही गॉट कन्विंस्ड और उसको मैनेजमेंट का हेड बना दिया. So he had the ability of listening to somebody else Right. and flipping over. Yeah. अगर वो इतना पैशनेट होता कंप्यूटिंग को लेके, ठीक है, और कंप्यूटिंग की बैटल वो हार गया था, पर्सनल कंप्यूटिंग की बैटल, तो वो आईपॉड नहीं बनाता. वो आइडियाज़ को लेके पैशनेट था. यूज्ड टू फ्लिप. फ़ोन नहीं बनाना. अच्छा फ़ोन तो बनाएंगे, ऐसे बनेगा ब्रो. हमने बनाया है फ़ोन, ये मैजिक है. Right. फिर जैसे ही फ़ोन बना लोगों ने कहा टैबलेट बना. नहीं, टैबलेट क्यों बनाएंगे, फ़ोन और पीसी के पीछे टैबलेट की जरूरत नहीं. टैबलेट नहीं बनाना. फिर किसी ने बोला टैबलेट का अच्छा ये यूज़ है. तो जो आके बोलता था, इफ़ यू कैन कन्विंस हिम, Right. he will take your idea and go ahead Yeah, and do it much better than. and do it much better and get it implemented. Right. And that is where we end this podcast. मजा आ गया. उसकी लाइन है, इफ़ यू, आई नो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया लेकिन ये बहुत कम है. अगर उस स्टीव जॉब्स को अच्छे से समझना है और वीडियो देखनी है तो गूगल ऑल थिंग्स डी स्टीव जॉब्स. ही गेव 9 इंटरव्यूज़ Okay. to just one conference, All Things D को. I would recommend watching the interview of 2010 जो सबसे लास्ट था, ताकि लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे. And I would recommend watching the interview of 2005 and 2007 बिल गेट्स वाला. People will be able to relate more. मूवी ने जस्टिस नहीं करी. मैं मूवी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है. बुक काफ़ी हैवी है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. और अगर स्टीव जॉब्स का मार्केटिंग प्रोवेस देखना है तो लुक एट लॉन्च ऑफ एप्पल मैकबुक एयर एंड आईफोन का लॉन्च वीडियो. Right. 1 घंटे का है, उसमें पूरा समझ आ जाएगा मार्केटिंग प्रोवेस क्या है. और ये लॉन्च वीडियोस देखने के बाद फिर उसका इंटरव्यू देना, बिल्कुल वो कर देगा. And the movie Pirates of Silicon Valley, which is a good movie. Yeah. Chalo. Great And conversation. Thank you, Bhaskar. Thank you, Thank Abhinav. you, Krishna.